चलिए भाई, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? SN1 सॉरी SN2 वर्सेस ये बातें हमने की थी E2। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा मेजर प्रोडक्ट। आपको रिएक्शन के देने हैं। क्या देने हैं? मेजर प्रोडक्ट आपको डिसाइड करने हैं। लिखिए, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अगर प्रोडक्ट आपसे पूछे गए हैं तो लाजमी है कि आपको क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मेजर प्रोडक्ट आपको देना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाँ, देखो, खत्म करने का तो तुम जब कहोगे तब मैं तक कर दूंगा। अब रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया है? रिएक्शन मैकेनिज्म। तीर पे बिठा बिठा के उड़ाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। सारी बातें एरो पर लिखूंगा। रिएक्शन प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट। तो जल्दबाजी करने की कोशिश न। जब ये जो चल रहा है, मेन पोर्शन चल रहा है, आगे जब स्पीड बढ़ानी होगी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी जाओगे जल्दी आओगे। कुछ लोगों को जल्दी रहती है कि सर जल्दी करवाओ, फिर मेरे को अगले फेज में एडमिशन भी तो लेना है। इसे बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। थर्मोडाइनिकली कंट्रोल्ड बनना है तो फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आज बातें भी हो जाएंगी थर्मोडायनेमिक्स की, इवन मैकेनिज्म पर बातें होंगी। एनसीईआरटी भी आपको बताई जाएंगी। लेवल आपको बताया जाएगा कि किस लेवल पर एनसीईआरटी बात करती है। कोई हलवा नहीं है आता जाता है एनसीईआरटी को पढ़ा देगा, बाहर से है। यस, लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। मेजर प्रोडक्टिव रिएक्शंस का आपको बताना है। क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं ना, E2 के अंदर मेजर प्रोडक्ट्स दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपका लिविंग ग्रुप कौन है। नंबर 2, आपने बेस कौन सा इस्तेमाल में लिया है। नॉर्मली हम बोलते हैं सेटजफ एल्किन बनेगी, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है। बताइए, पहले वाले रिएक्शन में सर क्या डाउट है जो आप इन क्वेश्चंस को इतना भाव दे रहे हैं? बिकॉज आपके पास चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स है। यहां पर क्या है? चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स। और जब भी चॉइस आएगी तो हमें सोच समझकर बात करनी पड़ेगी। बताइए, ये हमारा अल्फा कार्बन है, यस। ये कौन सा है? बीटा, और इसको बोल देते हैं बेटा डैश। बता कौन सा एल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी। ध्यान से सुन, कौन सा है? सेकेंडरी। RO माइनस दिया हुआ है, क्या होगा? एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेशन में भी आपके पास एल्किन एक से ज्यादा बन सकती है। यहां से हटाओगे अलग एल्किन आएगी, वहां से हटाओगे अलग एल्किन आएगी। अब देखो, आपका लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और आपका बेस कौन है? ये भी स्मॉल इन साइज। तो इस सिचुएशन के अंदर आप मोर स्टेबल एल्किन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोर स्टेबल। आपको साइडजफ वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, हमें स्टेबल एल्किन बनानी है। इस टाइप के केस में दो ही केस होते हैं। एक तो जब लिविंग ग्रुप फ्लोरीन और तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना, एल्किन की स्टेबिलिटी पर मत जाना। और दूसरा, अगर आपका बेस बल्कि है तो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन हटाना, उसमें भी स्टेबिलिटी पर मत जाना। क्लियर? तो बताइए इसके अंदर
एक अगर हमने यहां से हटा दिया है, बीटा डैश से एच हटा दिया, अल्फा से हेलोजन हटा दिया, ये हमारे सामने एल्कीन बनकर आ सकती है। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। दूसरा हमारे सामने ये बन सकती है, इसमें सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। मेजर कौन सा बनेगा? ट्रांस। अभी बात करेंगे। देखिए ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड। कैसी है? सब्स्टिट्यूटेड। आप पहचान रहे होंगे इसको, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हमारे सामने है। सर सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता। अबे हाइड्रोजन हटाकर कितने आर ग्रुप लगाए गए हैं। क्लियर? ये हमारे सामने कैसी है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। कैसी है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। नॉर्मली मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होती है? ज्यादा स्टेबल। नॉर्मली, हमेशा नहीं। उसका कारण है अल्फा एच ज्यादा मिलते हैं उसमें। यहां पर देखिए, यहां पर अल्फा एच कितने हैं आपके सामने? मात्र 2 अल्फा एच है कि नहीं है? इसमें कितने अल्फा एच हैं? 6 अल्फा एच। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड ही नॉर्मली कैसी होती है? मोर स्टेबल। नॉर्मली यही क्या होती है? मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल एल्कीन ही इस केस में हमारा कौन सा प्रोडक्ट रहेगा? मेजर। कौन सा रहेगा? मेजर। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट वो है। उसमें भी सिस और ट्रांस में हमसे पूछ ले तो सिस और ट्रांस में ज्यादा कौन सी बनेगी? ट्रांस। सिस और ट्रांस में ज्यादा कौन सी बनेगी? ट्रांस। यही बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए इधर अगर अपन बात करना चाहें तो इसको हम सेडजफ एल्कीन भी बोल देते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या बोलते हैं? सेडजफ। और लेस सब्स्टिट्यूटेड को क्या बोल देते हैं? हॉफमैन। क्या बोल देते हैं? हॉफमैन। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन सी एल्कीन बनकर आई है? सेडजफ। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें बनाना है मोर स्टेबल। क्या बनाना है? मोर स्टेबल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट के केस में देखिए, लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोरीन। इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका बेस कौन है? मिथॉक्साइड आयन। इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये मोर स्टेबल एल्कीन बनाने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट आपका बेस बल्कि ना हो, क्योंकि बेस कहीं फैल जाएगी, मैं नहीं बना सकता। तो इसमें ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? बीटा डैश। और ये क्या है? बीटा। बताइए क्या यहां पर एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी? तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। आप जानते हैं E2 रिएक्शंस आर रिजियो सेलेक्टिव। अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनेंगी तो कोई एक एल्कीन मेजर देगा। अब आप डिसाइड कीजिए कहां से हटाऊं। बीटा से हटाते हैं तो हमारे सामने ये वाली एल्कीन बनकर आएगी। बस अब आपको कुछ याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप जीओसी की बातें भूल चुके हैं। एक एल्कीन ये बनेगी अगर मैंने अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाया। अल्फा बीटा में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। दूसरी एल्कीन हमारे सामने भाई लोगों ये बनेगी अगर मैंने अल्फा से हेलोजन और बीटा डैश से क्या हटा दिया है? हाइड्रोजन। तो ये एल्कीन हमारे सामने बनकर आ जाएगी। बताइए बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो होगी ज्यादा स्टेबल। दैट्स ऑल। अब बच्चा क्या करता है? अल्फा एच काउंट करता रह जाता है। देखिए नो डाउट इसमें अल्फा एच क्या है? ज्यादा, जो डबल बॉन्ड आपने बनाया है। और यहां पर अल्फा एच क्या है? कम। लेकिन आप देखिए यहां पर ये बीच में कौन है? sp3। और यहां पर लगातार 2 पाई बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? तो इसमें कैसी स्टेबिलिटी है? रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये कैसी है? मोर स्टेबल। रेजोनेंस के सामने हाइपर की कोई औकात नहीं है। तो मोर स्टेबल वही है क्या? यस। मोर स्टेबल अगर यही है तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर। यही इस रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर। हालांकि सेडजफ एल्कीन ये है, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। चेक करो एक बार, ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इधर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इस पर कोई मिथाइल ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसी है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। कौन सी है? वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन ये मोर स्टेबल पर सेडजफ रूल फेल हो जाता है। हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड ही मेजर बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें मोर स्टेबल देखना है, हमें सेडजफ से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर एल्कीन बन रही है तो ज्यादा स्टेबल बनाएंगे, हमें हाइपर के साथ साथ रेजोनेंस पर भी ध्यान देना है। कई बार हम अल्फा एच काउंट करते रह जाते हैं और पता चला यहां रेजोनेंस था। क्या था? रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर से अपना दिमाग दौड़ाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे क्या कहा गया है। ये हमारे सामने है अल्फा, ये हमारे सामने बीटा डैश और ये है बीटा। यहीं से समझो कौन सा एच हटाना चाहिए आपको। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी। ये भी कौन सा था? सेकेंडरी। सेकेंडरी आरओ माइनस के साथ एलिमिनेशन देते हैं मेजर प्रोडक्ट। लेकिन एलिमिनेशन में भी हमें डाउट है कि कौन से एल्कीन मेजर बननी चाहिए। बताओ, बीटा से हटाओगे या बीटा डैश से? बीटा से हटाओगे तो ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूट आएगी, अल्फा एच ज्यादा आएंगे इसमें। लेकिन बीटा डैश से हटाओगे तो ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा। आप अल्फा एच के चक्कर में रह जाओगे, वो रेजोनेंस से उल्टा के चला जाएगा। तो हमेशा E2 रिएक्शन में सेडजफ एल्कीन बनती है क्या? नहीं। लेकिन अगर कुछ भी ना बोले तो हम हाँ बोलते रहेंगे कि मोर स्टेबल मोर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सेडजफ एल्कीन हमेशा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कोई बातें
नहीं की जा सकती। ये देखिए, ये हमारे सामने क्या है, मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी नहीं देखनी आ रही है तो जाकर एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन वापस से देखें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक्सप्लेन की हुई है। मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ही कैसा प्रोडक्ट होता है, मेजर। तो ये हमारे सामने मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या यहां पर वो वाली एल्कीन नहीं बनेगी, बनेगी, बट दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ये भी हमारे सामने बनकर आएगा। आप देख सकते हैं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारे सामने है। अगर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन फिर भी ये कैसी है, लेस स्टेबल। ये है सेट्जफ एल्कीन। कौन सी एल्कीन है, सेट्जफ। देखिए बहुत सारे बच्चों को सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में नहीं आता है। भाई इस डबल बॉन्ड पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं चेक करो। यहां पर केवल एक लगा हुआ है, उधर कितना लगा हुआ है, एक। टोटल कितने हैं, दो। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पर कम होंगे सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा। मिथाइल, इस डबल बॉन्ड के ऊपर केवल एक हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्ड पर कितने हाइड्रोजन है, दो। इसका मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसी है ये, मोर सब्स्टिट्यूटेड। स्टिल ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है सेट जब से हम मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें बेस कैसा है आपका, बल्कि। बल्कि बेस को स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन बता चुका हूं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, बेस यूज्ड इन रिएक्शन एंड लिविंग ग्रुप। इस बार भले ही लिविंग ग्रुप आपका ब्रोमीन है। कौन है, ब्रोमीन। यहां भी लगा दिया क्या, सॉरी। अबे भले ही आपका लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी बीटा एच हटा सकते हो, बल्कि मेजर प्रोडक्ट तो तुम मोर स्टेबल एल्कीन बनाओ। लेकिन क्या ये बल्कि बेस ये वाला बीटा हाइड्रोजन खा पाएगा? ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये कौन सा है, बीटा डैश। मतलब हमारे पास चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। क्या है, चॉइस ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। आप बताइए कौन सा हटाएं। देखिए यहां पर हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है, तो कोलिजन का कोलाइड करना इस वाली साइट के ऊपर मुश्किल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, मुश्किल। इसका यहां पर बजाय इसका कोलिजन यहां क्या होगा, ज्यादा। अब देखो यहां कई बात है, दोनों क्या है, CH3। एल्किन क्या बनेगी, सेम। तो इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आएगा, बल्कि बेस के केस में मैंने लिखवा रखा है कि बल्कि बेस के केस में आपको कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, वो बीटा हाइड्रोजन हटाना है जिस पर हिंड्रेंस क्या होगी, कम। जिस पर हिंड्रेंस क्या होगी, कम। दो एल्कीन आपके सामने बनेंगी। अगर बेटा आपको यह ध्यान नहीं रहा कि बल्कि बेस में कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो फाइल सुलट जाएगी। तुम देखोगे कि यह एल्कीन क्या है, मोर स्टेबल। कैसी है, मोर स्टेबल। लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। यहां पर रिजियो सेलेक्टिविटी में साफ साफ लिखवाया था, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। नंबर वन, लिविंग ग्रुप। नंबर टू, आपने बेस कौन सा इस्तेमाल में लिया है। तो यहां पर ये हमारे सामने कैसी एल्कीन है, मोर स्टेबल एल्कीन है। लेकिन वे भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ऊपर वाला। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ऊपर वाला। क्योंकि जो आपका बेस जितना ज्यादा बल्कि होगा वो उतना ही लेस हिंड्रेड हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कल भी हुआ होगा ये क्वेश्चन, लेकिन कल तुम ध्यान नहीं देते हो, तो यहां पर आपको क्लियरली पता चल चुका है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे। लिविंग ग्रुप को देखकर बात करनी है। देखिए यहां पर भी हमारे सामने लिविंग ग्रुप कौन था, ब्रोमीन। इसको कोई दिक्कत नहीं है, बेस स्मॉल इन साइज था तो मोर स्टेबल एल्कीन बना दी। किसमें कम हो गए, अबे कार्बन कार्सिनोजेनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फ्लोरीन के केस में बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आपको E1CB बताया गया। क्या बताया गया हो, E1CB। अपने को E2 से ही रिएक्शन करवानी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये लीजिए, फ्लोरीन के केस में आप कुछ भी दे दो बेस, ये एलिमिनेशन ही करता है। पहले बता दिया था, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन से हटने वालों में से नहीं। इस धरती पर कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो फ्लोरीन को हटा दे, किससे, सब्स्टिट्यूशन से। ये बात बहुत सिंपल है, फ्लोरीन के केस में नहीं है, ये OH के केस में भी वैलिड थी, और ये बात OR के केस में भी वैलिड है, और यही बात NR2 के केस में भी वैलिड है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपने छाप लिया तो मैं एक बार कुछ आपको याद दिला दूं। छाप लिया है क्या? देखिए जो सेकंड पीरियड वाले आपके होते हैं ना, वो बहुत ही घटिया लिविंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, घटिया लिविंग ग्रुप। मैं आपको याद दिला रहा हूं, अभी मैंने आपको क्या बोला कि इस धरती पर ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो इसके ऊपर ऐसे अटैक करे और उसको बाहर निकाल दे SN2 से।
अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपसे गलती नहीं, क्या हो चुकी है? पाप, और पापी कहलाएंगे आप। ऐसी रिएक्शन नहीं हुआ करती हैं, इसको नहीं हटाया जा सकता सब्स्टिट्यूशन से, इसको नहीं हटाया जा सकता सब्स्टिट्यूशन से। इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर हमारे सामने OH है। देखिए इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था? इस धरती पर कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो OH को SN2 से यूं अटैक करके बाहर निकाल दे, क्योंकि ये सेकंड पीरियड वाले हैं। SN2 ऐसे देते ही नहीं है, इनको पहले प्रोटोनेट करना पड़ता है, फिर जाकर ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। अगर SN2 में आपका बाहर आ गया F- या फिर OH- या RO-, तो फिर आपसे गलती नहीं, क्या हो चुका है? पाप, और पापी कहलाएंगे आप। देखिए यहां पर ये हमारे सामने दिया हुआ है OR, क्या दिया हुआ है? OR। रिएक्शन करवाई है न्यूक्लियोफाइल के साथ, अगर आपने ऐसे अटैक करवाया और इसको बाहर निकाल दिया SN2 से, तो आपसे क्या हो गया है? पाप। ये नहीं हटते हैं ऐसे, इस धरती के ऊपर ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो इनको ऐसे रिप्लेस कर दे वाया SN2 मैकेनिज्म। ये ना खुद से हटते हैं और ना इन्हें कोई हटा सकता है। कुछ याद आया? अल्कोहल को कैसे हटाया जाता था? प्रोटोनेट करके। ईथर को भी कैसे हटाया जाता था? प्रोटोनेट करके। साइक्लिक ईथर में एक इपोक्साइड अलग था जो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके रिंग ओपनिंग कर लेता था, उसका कारण था एंगल स्ट्रेन। तो फ्लोरीन को भी नहीं हटा सकते आप सब्स्टिट्यूशन से, अपने दिमाग में इस बात को उतार लीजिए। इस धरती पर कोई भी हो वो इसको नहीं हटा पाएगा सब्स्टिट्यूशन से। तो अब आप बोलोगे सर आपने OH- लिया है, यहां पर आपने RO- लिया ही नहीं है। फ्लोरीन के केस में वॉट एवर इज योर बेस, फर्क नहीं पड़ता, एलिमिनेशन ही देगा। क्या देगा? एलिमिनेशन। और मैंने लिखवाया था रीजो सेलेक्टिविटी के अंदर, अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड इन केस ऑफ Nr3+ मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव। वॉट एवर इज योर एल्किन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाना है। अब ये तो क्लियर हो चुका है सर, फ्लोरीन को देखते ही हमें क्लियर हो गया कि एलिमिनेशन करवाना है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन की बातें होंगी नहीं। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये कौन सा कार्बन है? बीटा। और ये कौन सा कार्बन है? बीटा डैश। अब हमारे पास दो एल्कीन बन सकती हैं। कितनी एल्कीन बन सकती हैं? दो एल्कीन बन सकती हैं। मान लीजिए आपने अल्फा से हेलोजन और बीटा डैश से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन और बीटा डैश से हाइड्रोजन हटा दिया है, एक एल्कीन हमारे सामने ये बनकर आएगी। इस एल्कीन में अगर अपन बात करना चाहे, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, धीरे से आपको पता चलेगा ये कैसी है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब इस पर डबल बॉन्ड पर अल्काइल। दूसरी वाली अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा बीटा के बीच में अगर आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो एक एल्कीन हमारे सामने ये बनकर आएगी। ये वाली जो एल्कीन है ये क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड। नॉर्मली मोर सब्स्टिट्यूटेड में अल्फा एच क्या मिलते हैं? ज्यादा। ये देखिए 2, और इसमें कितने अल्फा एच है? 3 और 3 6, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये कौन सी है हमारे सामने? सेटजफ। ये कौन सी है हमारे सामने? सेटजफ। और ये कौन सी एल्कीन है हमारे सामने? हॉफमैन। कौन सी एल्कीन है? हॉफमैन। मैंने आपको लिखवाया था रीजियो सेलेक्टिविटी के अंदर, हॉफमैन रूल, इफ लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन और Nr3+, then Hoffman alkene is formed as a major product। अब ध्यान से सुनना भाई लोगों, तबीयत से सुनना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन डाला आपको साफ कर देगा। क्या कर देगा? साफ। आप क्या करते हैं? बहुत हल्के लेवल पर ऑर्गेनिक को डील करते हैं। पिछले 2-3 सालों में इस सदी के सबसे आसान पेपर बने हैं। पिछले 2-3 सालों में इस सदी के सबसे आसान पेपर बनाए हैं, उससे बेहतर था। आज करवाऊंगा डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन AIPMT में, एक सिंगल स्टूडेंट आंसर नहीं कर सकता उसका, और आपकी रेस का क्वेश्चन है, आपकी ग्लांस का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन एक के भी पास नहीं है, आंसर सबको पता है, एकदम गलत एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम गलत एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आए हुए क्वेश्चंस को आप सोल्व इसलिए कर पाते हो क्योंकि 3 साल से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आपको उसका आंसर याद हो गया है, हालांकि एक्सप्लेनेशन आज भी आपके पास नहीं है। ध्यान से सुनना, इसमें ये हमारे सामने बनकर आ गया। इस केस में बच्चा पागल हो जाता है, वो हमेशा सोचता है मोर स्टेबल अल्कीन ही E2 का मेजर प्रोडक्ट होता है। नहीं होता है ऐसा। E2 का मेजर प्रोडक्ट दो बातों पर डिपेंड करता है, नंबर 1 लिविंग ग्रुप कौन है, नंबर 2 बेस आपने कैसा इस्तेमाल लिया है। आप बताइए आपका लिविंग ग्रुप कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में हमें मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाना होता है, वो मेजर प्रोडक्ट देगा। एल्कीन के झांसे में मत आ जाना, साफ कर देगा आपको। क्लियर? तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? बताइए तो सही। देखिए आप बताइए एसिडिक नेचर कैसे देखते हैं? सारी जीओसी पर पानी फेर दिया है क्या? एसिडिक नेचर कैसे देखते हैं? सारी जीओसी पर पानी फेर दिया है क्या? जब भी एसिडिक नेचर देखना है, H हटा कॉन्जुगेट बेस बना, तो यहां पर H हटाकर दिमाग में नेगेटिव सोच, यहां पर भी H हटाकर दिमाग में नेगेटिव सोच,
नेगेटिव बीटा डैश पर ज्यादा स्टेबल है या बीटा पर? ये प्राइमरी कार्बन आयन, वो कार्बन आयन। नहीं समझ में आ रहा तो देख, इसका प्लस आई लगेगा और इसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज। नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉर्मली 1 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? 2 डिग्री कार्बन आयन से। और 2 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? 3 डिग्री से। इन जर्नल है, कोई रेजोनेंस वगैरह आ गया तो मामला पलट जाएगा। केटायन में उल्टा होता है, केटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर कौन सा होता है? 2 डिग्री, और फिर कौन सा होता है? 1 डिग्री। नॉर्मली हम ऐसा बात करते हैं, रेजोनेंस आ जाए तो अलग बात है, फिर तो मामला तो फिर 3 डिग्री को पीछे फेंक देगा वो। नॉर्मली हमारे सामने ये है, यानी कि आप ये कहना चाहते हो सर ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। यस, ये हमारे सामने है मोर एसिडिक बीटा एच, मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हमारे सामने यही है। तो ये कौन से वाली एल्कीन में हटा हुआ है? ये तो इसमें हटा हुआ है सर। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां हमें स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर गलती से स्टेबिलिटी देखी, साफ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? साफ। तो हॉफमैन का रूल सही था कि नहीं था? देखो, हॉफमैन एल्कीन क्या आ रहा है? मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन एल्कीन क्या आ रहा है? मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमसे कोई बोल दे कि इन केस ऑफ फ्लोरीन हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, यस, स्टेटमेंट है उसका, स्टेटमेंट इन जर्नल ट्रू है, स्टेटमेंट इन जर्नल क्या है? ट्रू है। लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं बीटा एच का एसिडिक नेचर हमें देखना है। इस क्वेश्चन को सुलटाएंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अब इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। देखिए यहां पर बेस मत देखिए भाई लोगों, थोड़ी देर बाद आप मेरा दिमाग खराब करने के लिए जरूर आओगे, थोड़ी देर बाद आप मेरा दिमाग खराब करने के लिए जरूर आओगे कि सर यहां तो बेस दिया ही नहीं है, OH माइनस में आपने बताया नहीं थे। भाई लिविंग ग्रुप खुद बोल रहा है मैं एलिमिनेशन करता हूं, तो बेस की तरफ देख ही मत। एलिमिनेशन करने के लिए हुआ है कि अगर मेरे को हटाना है, हटाना पड़ेगा, मेरे को हटाना है तो एलिमिनेशन से ही हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं चाहूंगा उस क्वेश्चन का आप जवाब दें। कुछ क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन ही जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उल्टा दिए हैं क्या? ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। इसको बीटा बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? बेटा डैश। बताइए कहां से हटाना चाहिए एच मेरे को? यहां से एच हटाऊंगा, क्या एच है सर यहां पर? कौन सा कार्बन आयन बनेगा? सेकेंडरी। और यहां पर कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। इस बीटा एच का एसिडिक नेचर क्या है? ज्यादा। एल्किन की स्टेबिलिटी से यहां कोई मतलब नहीं है। अगर एल्किन की स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है तो एक एल्किन हमारे सामने ये बनकर आएगी, दूसरी एल्किन हमारे सामने ये वाली बनेगी। अगर आपने बीटा डैश से एच हटाया, मैं आपको बकायदा बता देता हूं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहां पर अल्फा एच क्या है? ज्यादा। ये मोर स्टेबल है। कैसी है? मोर स्टेबल हमारे सामने है। और यहां पर ये कौन सी है? सेटजफ। कौन सी एल्किन है ये? सेटजफ एल्किन हमारे सामने है। ये आपकी है लेस सब्स्टिट्यूटेड। कैसी है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। आप काउंट कर सकते हैं इसमें अल्फा एच क्या मिलेंगे? कम। लेकिन कौन सी है ये? हॉफमैन एल्किन है। कौन सी एल्किन है? हॉफमैन। और यही इस बार क्या है? मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इनके केस में हमें एल्किन की स्टेबिलिटी नहीं देखनी होती। इफ योर बेस इज बल्की देन रिमूव लेस स्टैंडर्ड बीटा एच, इफ योर लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन और NR3+ देन रिमूव मोस्ट एसिडिक बीटास, दैट्स ऑल। एल्किन की स्टेबिलिटी मत देखना, खेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और बताइए क्या ख्यालात है इस क्वेश्चन के बारे में। अल्फा और बीटा में से ये हमारे, ये है बीटा और ये है बेटा डैश। बताइए कहां से हटाऊं मैं? देखिए ये बनेगा प्राइमरी कार्बन आयन और ये बनेगा सेकेंडरी कार्बन आयन। सर ये एनायन क्यों बना रहे हो? अबे कौन सा है? हटाना एसिडिक नेचर तो यहीं से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो यहां पर बीटा डैश पर हाइड्रोजन है, यहां पर बीटा पर भी हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? ये तो मेरे को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी तो बताएगी। ये देखो सेकेंडरी है, लेकिन सेकेंडरी रेजोनेंस क्लियर। तो
ज्यादा स्टेबल है, मैंने बोला ना इन जर्नल प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है इन जर्नल, लेकिन अगर रेजोनेंस मिल जाए तो सेकेंडरी भी स्टेबल हो सकता है। तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब कहना चाहते हो आप सर बीटा वाला हाइड्रोजन हटाएं, यस। और इस बार आप देखेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड मोर स्टेबल एल्कीन ही आपके सामने कैसा प्रोडक्ट है, मेजर। आप देख सकते हैं ये कैसी एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। कैसी एल्कीन है ये, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और यही एल्कीन हमारे सामने क्या है, मोर स्टेबल है। और ये एल्कीन ही प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। हमें मेजर स्टेबिलिटी से यहां डिसाइड नहीं करना है। इस बार आपके अगर अपन बात करना चाहें तो हॉफमैन एल्कीन तो ये है। हॉफमैन एल्कीन कौन सी है, ये देखिए यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, एक और एक दो, और यहां पर तीन, तीन हाइड्रोजन है। उसमें कितने हाइड्रोजन है, दो। आगे बात समझ में। तो यहां पर अल्फा एच आपको कम मिलेंगे और यहां पर अल्फा एच क्या मिलेंगे, ज्यादा। सॉरी, हाँ, मतलब यहां पर अल्फा एच क्या मिलेंगे, ज्यादा, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और यहां पर अल्फा एच क्या मिलेंगे, कम। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये सेटजेफ एल्कीन और सेटजेफ ही आपके सामने। तो हम जब फ्लोरीन होता है ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेटजेफ बन हॉफमैन की बात मानी गई, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉफमैन एल्कीन बनती है। लेकिन आपने देखा यहां पर नहीं बनी, इसलिए तो हमने बोला है कि उसकी बात नहीं माननी। हमें बस ये डिसाइड करना है विच बीटा हाइड्रोजन शुड बी रिमूव, दैट्स ऑल। विच बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव। अब उससे सेटजेफ बने, उससे हॉफमैन बने, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं बोले तो हम बोलते रहेंगे हाँ फ्लोरीन और NR3+ के केस में हॉफमैन एल्कीन बनानी है। क्या बनानी है, हॉफमैन। स्पेसिफिक एग्जांपल आएगा फिर हम बीटा एच को देखकर आंसर देंगे। सुलटाइए, NR3+ में बच्चा थोड़ा क्या हो जाता है, पागल। उसको लिविंग ग्रुप समझ में नहीं आता है कि सर कहां से किसको कैसे हटाना है। अगर आपने यहां पर क्लास में जो बच्चा बहुत कम लिखता है ना, क्लास के अंदर जो बहुत ही कम लिखता है, वो बाद में भयंकर परेशान होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई अपने को तो आती है, ऑर्गेनिक में दिक्कत इसी की चल रही है, ये खुद रिवाइज करने के लिए आ रहा है। अपन देख रहे हैं कि सही रिवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत कम कम लिखते हैं, नोटबुक की खूबसूरती को मेंटेन करते हैं। अबे रिवाइज करेगा ना, रिएक्शन में कद्दू समझ नहीं आएगा तेरे को उस टाइम पर। आधे तो एरो भी नहीं बनाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जीओसी में एक दिया हुआ था कि किस में एरो सही तरीके से लिखा गया है, सबने पूछा। एरो बनाना बहुत ही जरूरी है, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, कैसे रिएक्शन हुई। अगर आपने एरो बना दिया तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। और जब भी आप रिवाइज करोगे सब समझ में आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि सर दोबारा से पढ़ा, केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखोगे, कद्दू कुछ समझ नहीं आएगा। फिर नोट्स तो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने ही नोट्स के अंदर होते हैं, उसका भी कारण है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहां पर सर ने क्या बात बोली थी, मैंने क्या लिखी थी और ये बात क्या पर लिखी थी। तो नोटबुक में जितना ज्यादा लिख सको उतना ज्यादा लिखा करो। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते छींक भी दूं तो लिख दिया करो, ये पढ़ाते हुए छींका था इसने। हाँ, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। हाँ, रायता भी लिख दिया करो। देखिए ये क्वेश्चन, अल्फा बीटा कार्बन पहचानिए सबसे पहले। अल्फा बीटा कार्बन आप पहचानिए सबसे पहले। ये वाला हटा दूं, OH- इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अगले क्वेश्चन में बनाएंगे भी हम खुद से ही, हटाएंगे भी खुद से ही। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाना ना भूलें, 4 बॉन्ड बने हुए नाइट्रोजन का, इसीलिए ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। देखिए नाइट्रोजन को NH2 को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NR3+ में। जैसे OH को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता था, क्या बना देते थे, OH2+। ऐसे इसको क्या बना देते हैं, NR3+। लेकिन ये हटेगा केवल एलिमिनेशन से। फ्लोरीन और NR3+ इरिस बेस ये एलिमिनेशन से ही हटते हैं। किससे हटते हैं, एलिमिनेशन से। देखिए अभी तक ऑर्गेनिक में अपन ने पहली बार फ्लोरीन का नाम ही आज लिया है।
उससे पहले फ्लोरीन का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि फ्लोरीन एलिमिनेशन देता है और एलिमिनेशन नहीं था। चलिए पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, बहुत ही सोच समझकर बात करनी है। नाइट्रोजन से जुड़े हुए सारे कार्बन अल्फा है, हम अल्फा के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्यों? अल्फा हमारे किसी काम का नहीं है। हमें हाइड्रोजन कहां से हटाना है? बीटा से, तो हम बीटा पर डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? ये देखो, नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन अल्फा, नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन क्या है? अल्फा। ये कार्बन भी कौन सा है? अल्फा। क्लियर? अल्फा से इधर तो आगे, अल्फा से आगे सर ये रहा बीटा, और ये क्या रहा? बीटा डैश। ओके, अब आप बताइए, आपको समझ में आ गया है कि बीटा से कौन हटेगा? हाइड्रोजन। अल्फा से कौन हटेगा? लिविंग ग्रुप। और अल्फा बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ऐसा ही होगा? यस। अब आप डिसाइड कर लीजिए विच बीटा हाइड्रोजन शुड बी रिमूव। देखिए यहां पर प्राइमरी कार्बन है, वहां पर सेकेंडरी। क्या सेकेंडरी को कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है? रेजोनेंस वगैरह नहीं है, तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब कैसे हटाएगा OH माइनस? जरा समझो मेरी बात को। मैं OH माइनस को यहां लिख दूं समझाने के लिए। ये किस पर अटैक करेगा? बीटा H पर। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के किस में अटैक करेंगे? एंटी बॉन्डिंग में, और ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा भाई लोगों क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये पूरा का पूरा क्या है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा? बनेगा। ये हमारे सामने है, ये एक एल्कीन बनकर आ जाएगी। प्लस अगर अपन बात करना चाहें, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये यहां पर करे अटैक, ये यहां जाए और फिर हट जाए। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे सामने बनकर आएगा। अब इन दोनों में से वो कौन सी एल्कीन है? हॉफमैन। गौर से देखिए, वो कौन सी एल्कीन है? हॉफमैन। सेट जब, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो रहेगा। अब मैं सीधा लिखना शुरू कर दूं, ये हमारे सामने क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि इनके केस में एल्किन की स्टेबिलिटी देखकर मेजर डिसाइड नहीं होता है, बीटा H को देखकर मेजर डिसाइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि उसका बात तो सही था हॉफमैन का, उसने इन जनरल बोला था, सही है उसकी बात कि Nr3+ और फ्लोरीन के केस में हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सही है। कुछ स्पेसिफिक केस में आपका तो स्टेटमेंट है, कंसिडर की जाएगी। इधर बताइए, अल्फा बीटा डिसाइड कर लिया है? यस। टेल मी विच बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। देखिए यहां पर -3 डिग्री कार्बन है, यहां पर -2 डिग्री। आई थिंक यहां से हटना चाहिए। बीटा वाला H हटाएंगे, बीटा डैश वाला H नहीं हटाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे बाद में आगे, सर आपने नेगेटिव भी बना दिया, H भी लगा दिया। भाई नेगेटिव बना के देखा है, फालतू का ज्ञान मत दिया करो। अगर नेगेटिव नहीं बनाऊंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा? तो ये तो बाद में हटा लेना तुम। मैंने देखा कि कौन सा बीटा H ज्यादा एसिडिक है, तभी तो पता चलेगा। चलिए तो आप बताइए, ये बेस करेगा इसके ऊपर अटैक? यस। बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और अल्फा से कौन हटेगा? लिविंग ग्रुप। ध्यान से सुन ले, बीटा से हटता है हाइड्रोजन, अल्फा से हटता है लिविंग ग्रुप, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर अल्फा बीटा के अंदर डबल बॉन्ड बन गया। क्या इस बार मैं सीधा ही मेजर प्रोडक्ट लिख दूं? जी हाँ। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैंने दूसरा लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं धीरे धीरे पहचानने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बारे में क्या ख्यालात है जरा बताइए। अल्फा बीटा ठीक से डिसाइड कर लें, अल्फा बीटा ठीक से डिसाइड कर ले, वरना फाइल सुलट जाएगी। ये सारे कार्बन कौन से हैं? अल्फा अल्फा अल्फा। ये कौन सा है? अल्फा। ये क्या है? बीटा। तो इसको क्या बोलूंगा? बीटा डैश। गौर से देखिए, दो ही कार्बन है बीटा अपने पास, एक को बीटा बोल दिया, एक को बीटा डैश बोल दिया, सो दैट हम डिफरेंशिएट कर सकें। अब बताइए हाइड्रोजन कहां से हटाओगे? बीटा से या बीटा डैश से? Nr3+ फ्लोरीन के केस में, और बल्कि बेस के केस में एल्कीन की स्टेबिलिटी मत देखना, सुलट जाओगे। क्लियर? तो सर यहां पर तो सेकेंडरी कार्बन आयन बनेगा, बनने दो ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वहां प्राइमरी बनेगा, लेकिन उसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये वाला हटेगा। जी हाँ, अगर ये वाला हटेगा तो सर एक बार हटा के बताओ रिएक्शन होगी कैसे, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा अगर तुमने सीधा आंसर लिख लिया है तो। ये देख, बेस आएगा, बीटा हाइड्रोजन को खाएगा, यही बीटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेंगे, और ये अल्फा से अपना। सोचिए एक बार अगर यहाँ क्लोरीन होता तो भी ऐसे हटता क्या? अल्फा से क्या हटाया? सॉरी, अल्फा लिविंग ग्रुप, और बीटा से क्या हटाया है? हाइड्रोजन। अल्फा बीटा में क्या बनाया है? डबल बॉन्ड। बस लिविंग ग्रुप इस बार आपका Nr3+ है, जो दिखने में बल्कि सा दिख रहा है, समझ में नहीं आता है बच्चे को। तो यहां पर हमारे सामने क्या यही एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा? क्या यही एल्कीन हमारे सामने मेजर प्रोडक्ट बनेगा? यस।
एक यहां से भी बन सकती थी एल्कीन, वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। कैसा रहेगा? माइनर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक है क्या? जो अल्फा बीटा ठीक से लिख लेगा और ये एरो ठीक से बना लेगा, वो जब रिवाइज करेगा उसको याद आ जाएगा। क्वेश्चन गलत जरूर हो सकता है अगर टाइम पर याद नहीं आया तो, लेकिन जैसे ही आप नोटबुक खोलोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या था। और आधा अधूरा लिखोगे फिर डाउट काउंटर पर फिरते रहोगे भाई इधर उधर, आखिरी के टाइम पर डाउट पे जाना आप जानते हैं ना, खतरे से खाली नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, हम मिलेंगे भी नहीं। प्राइवेट नौकरी है, जहां कहेंगे वहीं जाएंगे। गोवा मनाली देखो कहां है राक्षस। मैं चला जाऊंगा, तुम पढ़ो। पाकिस्तान तो तेरे को छोड़ के आऊंगा राक्षस में, पाकिस्तानी तालिबान छोड़ूंगा तेरे को तो मैं। क्वेश्चन आ चुका है, रुक। क्यों नहीं बनेगा? अरे महाराज, तो अगर तूने यहां से हटाया तो भाई मेरे यो बॉन्ड टूट जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। आया समझ में? राक्षस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, NR3+ और फ्लोरीन के केस में मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन हटाना है। ये क्वेश्चन आ गया है, जेई का क्वेश्चन है भाई, जेई एडवांस, सबसे बढ़िया एग्जामिनर आप ही से बनवाएगा सारा। मतलब क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट प्रोडक्ट आपसे बनवाएगा। नीट वाला कई बार सीधा आप, नहीं नहीं, जो मेरे को मेन रिएक्शन पूछनी वो मैं तुम्ही से बनवाऊं, सीधा मैं आपको कुछ दूंगा ही नहीं। सुलटाइए इस क्वेश्चन को, आपने किया है इस क्वेश्चन को पहले, यहां तक क्वेश्चन किया हुआ है। मैं बताता हूं, रिएक्शन ऑफ RX विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट है। ये बातें आपके और मेरे बीच में पहले भी हुई हैं, याद नहीं आ रहा आपको वो अलग बात है। यही तो ब्यूटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि 2 दिन अलग अलग बात बोलते मास्टर, बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि कल वाली उसको पता ही नहीं क्या बोला था इसने। आंसर अभी भी नहीं आया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, लोन पेयर और हाइड्रोजन जितने उतने R ग्रुप लगेंगे। बताइए, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, यस, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2। अभी भी नहीं पहचान पाए तो कभी नहीं पहचान सकते। अबे वो प्राइमरी है, SN1 देता ही, और ये एलिमिनेशन वाला बेस है ही नहीं, और होता भी तो उसका कद्दू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बीटा H ही नहीं है। अब तो समझ में आ गया, मिथाइल एलाइड E2 नहीं देते हैं। चलिए, तो अगर अपन बात करें, यहां पर हमारे सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है, किसको हटा देता है? H+ को। नॉर्मली हम इस रिएक्शन में K2CO3 या Na2CO3 का इस्तेमाल करते थे डीप्रोटोनेशन के लिए, अब हमने खुद से ही हटा दिया है। मान लीजिए फिर से ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक, तो इस बार हमारे सामने क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। और जब रिंग में बनता है ना, तो बच्चा पहचानने से मना कर देता है कि ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं करवाए पहले कभी भी। देखिए, क्या आपको NR3+ दिखाई दे चुका है? यस, दो दो बॉन्ड मिथाइल से बने हुए हैं, 2 बॉन्ड रिंग में बने हुए हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। जिसने अल्फा बीटा लिख लिए उसके जिंदगी के दुख दर्द दूर हो गए, और जिसने नहीं लिखा, ब्यूटी के चक्कर में रहा कि नोटबुक में साफ साफ रखूंगा मैं, वो सुलटेगा। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? अल्फा। ये भी कौन सा है? अल्फा। हम अल्फा पर डैश नहीं लगा रहे, क्योंकि डैश उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम बीटा पर लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? बीटा, क्योंकि बीटा पर हमें डिफरेंशिएट करना है, एक है बीटा और एक है बीटा डैश। बताइए कहां से हटाएंगे? विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, बीटा और बीटा डैश? यहां से सेकेंडरी कार्बन आयन, वहां से 3 डिग्री कार्बन आयन। ओके, तो बताइए एलिमिनेशन कैसे होगा? सर एलिमिनेशन करवाने के लिए तो कुछ लाओ, बेस बेस तो है नहीं आपके पास, है ना? देखो 1.5 से आना है, कितना 1.5 से आना है? मोइस्ट Ag2O लिखा है, मोइस्ट का मतलब है मॉइस्चर, और इसका मतलब Ag2O की रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ करवा दी है तो क्या बना देगा? AgOH, Ag+OH-, ये आ गया बेस। अबे होना जाएगा OH-। देखो कितना स्मार्ट एग्जामिनर है, खतरनाक। जेई वाले की जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। अगर पहले के पेपर देखोगे तो कट ऑफ जाती थी जेई एडवांस के अंदर 10-12 मार्क्स, यस, कई बार तो 0 भी चली जाती थी, जो खाली छोड़ के आ गया
कट ऑफ क्लियर कर गया, माइनस माइनस में कट ऑफ रही एडवांस की। मेरे टाइम पर पता नहीं, लेकिन मेरा हुआ नहीं था, ये मेरे को पता है। चलिए अब बताओ कैसे करोगे रिएक्शन, ध्यान से सुनो इस रिएक्शन को। आपको बीटा एस दिखाई दे गया है, जी हाँ। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये करेगा अटैक, ये बॉन्ड आएगा इधर, और यहां से बीट अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बताइए लिविंग ग्रुप कहां से हटता है, अल्फा से, और एच कहां से हटता है, बीटा से। अल्फा बीटा में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। ये देखिए ध्यान से देखना, बाद में फिर परेशान हो जाओगे। अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बन गया है, यस। अल्फा में और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूट गया है, जी हाँ, लेकिन इसने पीछे भी बॉन्ड बना रखा है, तो ये बनकर आ जाएगा, ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा। अब इसकी दोबारा से रिएक्शन करवा दी जाए, पॉजिटिव चार्ज ले आया जाए, तो फिर वहां से हटाना पड़ेगा, वो मैं बात कर लूंगा सीक्वेंस रिएक्शन में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने है हॉफमैन एलिमिनेशन, इसको हम हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। मैंने पहले हॉफमैन रूल लिखवा दिया है सारी E2 ही। कोई अगर आपको E1CB बोले, सुनो और आगे निकलो, E2 ही समझ के रिएक्शन करवानी है। आगे बात समझ में, चलिए तो अब मेरे को बताओ E2 के अंदर मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे। E2 का मेजर प्रोडक्ट सर दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, बेस आपने कौन सा लिया है, बल्कि लोगे, हम लेस सिंडर्ड बीटा एच हटाएंगे। और दूसरी बात, लिविंग ग्रुप, अगर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन और NR3+ है, हम मोस्ट एसिडिक बीटा एच हटाएंगे, एल्कीन क्या बन रही है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट और लास्ट E2 का हेडिंग लगा दीजिए, स्टीरियो ऑफ E2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। देखिए E2 की स्टीरियो आने के चांसेस ज्यादा नहीं है, आपको बता देता हूं, मुझे करवाना पड़ेगा। टफ कुछ भी नहीं होता है, टफ तो है ही नहीं, जब नहीं पढ़ते हो नहीं समझ में आता है तो टफ है, और समझ में आ गया तो कुछ टफ नहीं होता है। लिख दीजिए E2 रिएक्शन इज एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन is an anti-elimination reaction. E2 reaction is an anti-elimination reaction. Anti-elimination बोल दीजिए, ट्रांस एलिमिनेशन बोल दीजिए, पहले भी हम इसकी स्टीरियो के बारे में लिख चुके हैं। यानी कि जो भी हटेंगे वो 180 के डाइहेड्रल एंगल से हटने चाहिए। ऐसा क्यों है वो मैकेनिज्म में बता दिया था कि CX बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग और CH बॉन्ड का बॉन्डिंग पैरेलल होना चाहिए, वरना आपकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तबीयत से बातें बताई गई हैं, क्या बताई गई है, तबीयत से, जो नाम भी नहीं सुन से पढ़ाया है मैंने। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हुई है, अभी तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक की बातें आपको समझ में आने लगेंगी। हो गया, पता नहीं क्या कह रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लगा हुआ है CH3, बातें नहीं भाई, और यहां पर लगा हुआ है D, क्या लगा हुआ है, D। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, CH3O- Na+, सॉल्वेंट क्या रहेगा, CH3OH, सॉल्वेंट क्या रहेगा, CH3OH। अब आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर स्टीरियो पूछा तो SN2 का प्रोडक्ट भी देगा और E2 का प्रोडक्ट भी देगा। तुझे इसमें दो बातें डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले SN2 करवाएगा या E2, फिर E2 में H को हटाएगा या D को हटाएगा। दो बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। एक इसको लिखने का तरीका यह है, दूसरा इसी को लिखने का तरीका यह है। देखा हो पढ़ने वाला नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ा है मैं वो सिस ट्रांस हर तरीके से देखना सिखाया है, रिंग में भी बताया कैसे देखा जाता है। देखिए ब्रोमीन कहां पर है, सामने आप लगा दिया ब्रोमीन, अल्फा, दिस कार्बन इज, यहां पर ये कार्बन क्या है, बीटा, और ये क्या मान लेता हूं, बीटा डैश। तो देखिए ये हमारे सामने है बीटा, तो बीटा में CH3 कहां पर है, नीचे की साइड, डैश का मतलब नीचे आने दो इसको, और वेज का मतलब कहां जाने दो, ऊपर। बीटा डैश पर भी बताओ किस प्रकार का माहौल है, नीचे की साइड तो कौन है इसके अंदर, D, और ऊपर की साइड कौन है, CH3। अब आपको पता है ना E2 एलिमिनेशन कैसा एलिमिनेशन है, ट्रांस एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है। अगर आपका लीविंग ग्रुप यानी कि ब्रोमीन कहां से हटेगा, वेज से, तो जो आपका HDT जो भी आप हटाना चाहते हैं वो कहां से हटना चाहिए,
डैश से। कहां से हटना चाहिए? डैश से। आप बताइए क्या हम इस हाइड्रोजन को हटा पाएंगे इस रिएक्शन में? क्या इस हाइड्रोजन को हटा पाएंगे? नहीं। ये दोनों तो किस में है? सिस में है। और E2 तो कैसा होता है? एंटी ट्रांस एलिमिनेशन। तो ये H नहीं हटेगा। कौन हटेगा? D। इधर से सोच, देख ब्रोमीन कहां पर है? अप। ये हाइड्रोजन भी कैसा है? अप। ये बीटा वाला हाइड्रोजन कैसा है? अप। तो बीटा H यहां पर नहीं हटाया जा सकता। अप अप इनका। यहां पर देखो ये कहां पर है? अप। और डी कहां पर है? डाउन। तो डी हट जाएगा। ऊपर से देखो ये कहां पर है? बेस पर। और डी कहां पर है? डैश पर। डी हटेगा, एस नहीं हटेगा। यहां से कौन हटेगा? डी। तो क्या आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता सकते हैं? यस। बताओ एल्काइल हैलाइड कौन सा है? सर इट इज ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आरओ माइनस मिथॉक्साइड इथॉक्साइड एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट देगा। तो एलिमिनेशन होगा E2 होगा यहां पर। और E2 में कौन हटेगा ये भी आपको पता चल चुका है। यस। यहां से डी, यहां से ब्रोमीन। अल्फा से तो हटेगा ब्रोमीन और बीटा डैश से हटेगा डी। और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड की। ये एज इट इज रह जाएगा। ये जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा। ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा। ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्टिकली प्योर। आप जानते हैं ना इट इज ए कायरलिटी सेंटर। ये कायरलिटी सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है। प्योर बनेगा जो भी बनेगा। एक ही आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेंगे। सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने है ब्रोमीन। ध्यान से सुनते रहेंगे भाई मेरी बात को। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो वेज के ऊपर है डी और डैश के ऊपर यहां पर है CH3। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें वेज के ऊपर है CH3 और डैश के ऊपर है H। रिएक्शन उसी बेस के साथ करवाई गई है। यहां पर बताइए ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। तो ये क्या बोल दूंगा? बीटा डैश। किसी को भी बीटा बोलते, किसी को बीटा डैश बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मतलब एक साइड आप अगर वेज को आप रखते हो तो सारे वेज वाले आप रख दो। क्लियर? तो ये ऊपर चला जाएगा। यहां पर ये H कहां चला जाएगा? नीचे। डी कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां पर देखो कौन से हटाया है? ये अप पोजीशन पर था। ये कौन सी पोजीशन पर था? डाउन। तो एक अप से हटेगा, एक डाउन से हटेगा। जिसने स्टीरियो की क्लास पढ़ाई की है वो जानता है कि ट्रांस है। क्या है? ट्रांस। तो यहां पर आप बताइए Br तो वेज से हट रहा है, तो H या D कहां से हटना चाहिए? डैश से। तो क्या इस बार D हटा पाएंगे? नहीं। ये किस में है? सिस में है। ये हटेगा ट्रांस में। तो इस बार जब आपके सामने E2 का प्रोडक्ट बनकर, सर E2 क्यों होगा? कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आरओ माइनस एलिमिनेशन देगा। क्या देगा? एलिमिनेशन। तो यहां पर डी नहीं हटेगा। कौन हट जाएगा? H। अल्फा से हटेगा हमारे सामने ब्रोमीन और बीटा डैश से हटेगा H और ये प्रोडक्ट बनकर आएगा। अल्फा बीटा के बीच में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड। दोनों के प्रोडक्ट आप गौर से देख लीजिए। बस यही E2 की स्टीरियो है। यही E2 की क्या है? स्टीरियो। एंटी पोजीशन से हटाना है, ट्रांस पोजीशन से हटाना है। अगर एक वेज से तो दूसरा डैश से, एक अप तो दूसरा डाउन से हटना चाहिए। सिंपल सा फंडा यहां पर है। अगर मान लीजिए मैं इस रिएक्शन का रेट R1 बोल दूं और इस रिएक्शन का रेट R2 बोल दूं, कैन यू कंपेयर R1 एंड R2? कौन ज्यादा आएगा? R2 इज ग्रेटर देन R1। ये वही बता सकता है जिसने मैकेनिज्म पढ़ा है, क्योंकि इस रिएक्शन के आरडीएस में CX और CH बॉन्ड टूटता है। और आप जानते हैं X तो दोनों में क्या कर दिया है? सेम। लिविंग ग्रुप दोनों में क्या है? सेम। तो अलग कौन है? यहां बॉन्ड टूटा है D का और यहां बॉन्ड टूटा है H का। CD बॉन्ड CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मुश्किल टूटेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। यानी कि आप कह सकते हैं R2 विल बी ग्रेटर देन R1। ऐसे आपको आज क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें E2 का रेट कंपैरिजन मिलेगा। क्या मिलेगा? रेट कंपैरिजन। देखिए बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना ही बढ़िया ऑर्गेनिक समझ में आएगा। मैं साफ बोलता हूं, आपके पास 17 जुलाई को पेपर में बैठने से पहले तक का टाइम है। उसके बाद आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा। जितनी कर सकते हो करो, अपनी औकात से बढ़ के करो। एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में कि मैं पढ़ लेता तो मेरा हो जाता। पेपर देखने के बाद क्या पता तुमसे ऐसे क्वेश्चन ना बने जो प्रॉपर रिवीजन की वजह से रह गए हो या आपने क्लास में ध्यान देने की वजह से रह गए हो। फिर केवल रिग्रेट होगा और उसका कोई मतलब नहीं होता है।
आपके पास एक ही काम है, गीता में भी बोला गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि आपका अधिकार केवल किस पर है, अपने धनुष पर है, अपने बाण पर है। तब तक तेरे हाथ में सारे रिजल्ट हैं जब तक तूने तीर को नहीं छोड़ा है। अगर तीर तूने छोड़ दिया और तू जिस पर लगाना चाहता है उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तूने तीर छोड़ दिया, मान लीजिए आप किसी को भी हिरण को मार रहे हो, तीर तूने छोड़ दिया और बाद में बोला कि हिरण खिसक गया था, ये तेरे बस में नहीं है। तेरे बस में केवल तेरी सिचुएशन है, रिजल्ट तेरा क्या रहेगा तेरे हाथ में नहीं है। आप भी जानते हैं इस बात को, इसीलिए तो बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म कर, फल तेरे अकॉर्डिंग कभी आए कभी ना आए। अगर तेरा कर्म अच्छा होगा तो फल तेरे हक में आएगा ही आएगा। जितना मीठा फल चाहिए कर्म भी उतने अच्छे करने पड़ेंगे। पढ़ते तो दिन में 2.5 घंटे हो और उम्मीद कर रहे हो एम्स दिल्ली मिल जाए, जैसे कर्म वैसे फल। बहुत सिंपल सा फंडा है भाई। 16 लाख बच्चों में से 20,000 में आना कोई आसान नहीं है। 1% से भी कम सिलेक्शन रेशियो है। घूमती फिरती मैं देखता हूं ना, वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है। उनको 3 से 4 साल लगेंगे तुम्हारे लेवल पर आने के लिए। जो सिलेक्शन लेंगे वो दिखते भी नहीं है तुम्हें। दिमाग में उतार लेना एक बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे अब निकलेंगे, इतने सारे घूम रहे, मोटिवेट हो जाते हैं कि तो पढ़ ही नहीं रहे। अबे ये कंपटीशन में नहीं है। कितना है कंपटीशन, ले देकर 50,000 बच्चों से कंपटीशन है तुम्हारा। बाकी 15.5 लाख भीड़ बढ़ाने के लिए हैं। आधों को तो पता ही नहीं है कि नीट में सिलेक्शन कैसे होता है। यस, दिस इज रियलिटी। बन ठन के घूम, उनको लगता है कि शायद सुंदरता के कंपटीशन पर सेलेक्ट कर जाएंगे हमें। यहां नीट वाले आएंगे कि अरे यार बहुत बढ़िया है, इसको बिठाओ। अपने वो कीचड़ देखा तुमने, जो ईंटे और रोड़ी बजरी ये ढोता है, उसके यहाँ यूं लगा के रखते हैं। 17 जुलाई तक अपने आंखों के सामने यूं बांध लो, सीधा फोकस होना चाहिए। इधर लिख लो नीट, इधर लिख लो नीट, आंखें घूमे तो नीट दिखाई दे। नीट के अलावा कुछ देखना ही नहीं है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, सुलझ जाओगे। दोबारा मौका घर वाले तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारी उम्र अब इसी सिचुएशन पर आ गई है। क्लियर? घर वालों को भी सोचना पड़ेगा अब आगे इसका करें क्या, तो ये सोचने का मौका उनको ना दे। शादी तो तेरी मैं करवाऊंगा। अलग अलग लेवल के लोग बैठे हुए हैं, तो पहले शादी करके आ जाता, कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम होती। और उसके बाद पढ़ाई में भी मन अच्छा लगता। ये देखो एक शादीशुदा कैसे डेडिकेशन से पढ़ा रहा है, क्योंकि पता है मेरे को घर कैसे चलाना है। हाँ पार्टी देंगे, जो हादसे होते हैं उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। लीजिए रिएक्शन करवाई गई है आप लोगों के सामने, सब जग गए, अब सब जग गए। अब बाजू वाले को किसी ने कौन ही मार के जगाया भाई, बात तो गई। तूने तो सोचा था समझने के लिए बेटा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात थी वो गई आई थी। लीजिए, नहीं रिएक्शन होगा ये बोलना बेवकूफी होगी। साफ साफ बोला करो, नो एलिमिनेशन, नो रिएक्शन नहीं। क्योंकि अगर E2 नहीं है तो SN2 तो हो ही सकती है ना, चाहे इतना सा बने उससे क्या फर्क पड़ता है। नो एलिमिनेशन लिख सकते हो, नो E2 लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते कि नो रिएक्शन। मूर्ख हैं कुछ लोग, लिख देते हैं नो रिएक्शन। आप बताइए, ये हमारे सामने अल्फा है, यस, ये बीटा है, यस, ये बीटा डैश है, यस। अफसोस ना इस बार H हट सकता, ना इस बार D हट सकता, क्योंकि से हटेगा तो HDT जो भी है वो वैज से हटना चाहिए, और वहां पर वैज पर कोई है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे समझदार की तरह, नो एलिमिनेशन। कई बार वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो ये सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, एलिमिनेशन नहीं दे सकता। हालांकि एल्काइल हैलाइड कौन सा है, ये सेकेंडरी, लेकिन क्या करें एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता साहब इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सामने आ रहे हैं एग्जांपल डी हेलोजिनेशन के। डी हेलोजिनेशन भी मैंने कल बताया था किसका एग्जांपल है, E2 का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, E2 का एग्जांपल है। और डी हेलोजिनेशन में मेटल का इस्तेमाल किया है, तो केवल हेलोजन हटाना है भाई लोगों, हाइड्रोजन मत हटा देना। तुम करोगे यहां पर गलत काम। वैसे इसकी स्टीरियो नहीं आएगी मैं कंफर्म हूं, लेकिन शायद ग्लांस वगैरह में क्वेश्चन दे रखा है।
स्टीरियो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये रिएक्शन केवल प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स और एल्काइन में दिया हुआ है, उसके अलावा उसने स्टीरियो की बात ही नहीं की है। लेकिन यहां पर अपने एलएन में आ सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूं। तो आप बताइए, प्रोडक्ट बनाना बेहद आसान है, एक्स हटा रेडिकल बना, एक्स हटा रेडिकल डबल बॉन्ड। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, रिएक्शन जाती कहां से है? E2 से। जो भी हटेंगे ट्रांसपोजिशन से हटेंगे। और इसमें हटेंगे कौन? दोनों एलोजन। एक एलोजन वेज पर है, यस, एक एलोजन डैश पर है, यस, हट गया, तो बन जाएगा हमारे सामने डबल बॉन्ड। बन गया कि नहीं बन गया? यस। अब नेक्स्ट में मान लीजिए दोनों हेलोजन वेज वेज पर आ जाए, या दोनों हेलोजन डैश डैश पर आ जाए, तो बताइए इस बार क्या ये ट्रांस में है? नहीं। तो हमें केवल डीहेलोजिनेशन करना है। जिंक डस्ट में क्या करना है? डीहेलोजिनेशन। तो हम क्या बोल देंगे? नो एलिमिनेशन। क्या बोल देंगे? नो एलिमिनेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये ब्रोमीन किस पर है? वेज पर। यहां पर सर ये रहा हाइड्रोजन डैश पर। अबे हेलोजिनेशन नहीं करता है, मेटल क्या करता है? डीहेलोजिनेशन, केवल हेलोजन हटाता है, हाइड्रोजन नहीं हटाता है। तो जो भी हटेंगे E2 में ट्रांसपोजिशन से हटेंगे। ये ब्रोमीन किस पर है? वेज पर। और ये ब्रोमीन भी किस पर है? वेज पर। सिस में है, किस में है? सिस में। नहीं हट पाएंगे E2 से। हालांकि मैं बोल रहा हूं नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कभी नहीं पूछेगा, बिना वेज डैश के पूछेगा, स्टीरियो बिना बताए पूछेगा, हटा रेडिकल बना, डबल बॉन्ड बना, खत्म। क्लियर? ये बातें आपसे कभी भी नहीं करेगा। अब एक बार अपने को फिशर में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? फिशर प्रोजेक्शन में जाना पड़ेगा, केवल और केवल रेस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे अपने सारे क्वेश्चन अभी किस में किए हैं? वेज डैश। ऐसे न्यूमैन में भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमैन में भी मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, फिशर में लिखा जाता है, सॉहर्स में भी लिखा जाता है 3D के अंदर, आप जानते हैं। लेकिन हमें केवल फिशर तक जाना है, और उसका कारण इतना सा है क्योंकि वो क्वेश्चन रेस में दिया हुआ है। क्लियर? 2 मिनट का काम है। अरे मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाद में मेजर में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कि रेस का ही क्वेश्चन नहीं बना है, मेजर छोड़ देंगे। देखो राक्षस कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ समझने को ही मिलेगा। टेंशन मतलब बेहतरीन जुगाड़ से निकाल कर ले जाऊंगा इसको मैं। ये हमारे सामने है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हमारे सामने दिया हुआ है। ये अपने पास E2 का आखिरी है, फिर वी विल स्टार्ट E1। और E1 शानदार है, कुछ नहीं करना मेरे को, पहले बता रखा है, कार्बोकेटाइन नो न्यूक्लियोफाइल, गो फॉर एलिमिनेशन। नई बात आपको सीखने को मिलेगी नहीं, पुरानी बातों से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसमें देखो सर ये किस में लिखा हुआ है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर आपको सही इंफॉर्मेशन देता है क्या? नहीं, इट्स ए इमेज, इट्स ए इमेज। तो सर वेज डैश में तो बड़ी आसानी से मैंने देखा, क्या देखा वेज डैश में? कि अगर एक वेज से हटेगा तो एक डैश से हटेगा, अगर एक डैश से हटेगा तो दूसरा वेज से। एंटी पोजीशन में पहचानता हूं सर, लेकिन फिशर में मेरे को कैसे पता चलेगा कौन एंटी है कौन नहीं है? ध्यान से सुनना, आराम से सुनना मेरी बात को। देखिए अपन बात करते हैं फिशर में वर्टिकल लाइन के अबाउट। किसके अबाउट बात करते हैं? वर्टिकल लाइन के अबाउट। यहां पर कौन ये डीहेलोजिनेशन करता है? यस। हटने वाले दोनों वर्टिकल लाइन के कहां पर होने चाहिए? अपोजिट साइड। वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हटने वाले दोनों कहां होने चाहिए? अपोजिट साइड। लेकिन सर इसमें तो सेम साइड है, तो क्या हम बोल दें नो एलिमिनेशन? नहीं नहीं नहीं। तो सर आपने यहां क्यों बोल दिया नो एलिमिनेशन? समझो मेरी बात को, सुनो ध्यान से। यहां पर ये कभी भी अपोजिट साइड नहीं आ सकते। ये जो आपके जुड़े हुए हैं जिस सिग्मा बॉन्ड से, वो सिग्मा बॉन्ड रिंग का है, और यहां कभी रोटेशन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा एक दूसरे की सिस में रहेंगे, कभी ट्रांस में नहीं जा सकते। लेकिन यहां जो बॉन्ड है ना आपका, और सिग्मा ओपन चेन का है, और सिग्मा के ओपन चेन में मॉलिक्यूल घूमता रहता है लगातार। तो ये अभी आपकी कंफर्मेशन ऐसी है जिसमें दोनों बीआर किधर हैं? सेम साइड। यही मॉलिक्यूल कभी ना कभी ऐसी कंफर्मेशन में जाएगा जहां दोनों बीआर कहां चले जाएंगे? ऑपोजिट साइड। और जैसे ही ऑपोजिट साइड गए एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। ध्यान से सुनना। मतलब सर मैं यहां पर इन दोनों बीआर को अपोजिट साइड ला सकता हूं? जी हां, मैंने इसी दिन के लिए तो स्टीरियो पढ़ाई थी कि हम सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन लेंगे तो मॉलिक्यूल नहीं बदलता है, केवल मॉलिक्यूल की शेप बदलती है। आपको बताया था ना, कन्फॉर्मर्स आर होमोमर्स, सेम कंपाउंड होते हैं। तो मतलब क्या है सर, क्या चाहते हो? मैं कहता हूं या तो इस ब्रोमीन को इधर ले जा, या फिर इस ब्रोमीन को इधर ले जा, तेरा मन करे उसको ले जा। सर मैं इधर वाले को ले जाता हूं। इसके लिए बताओ इस कार्बन पर लगे हुए तीनों को कैसे घुमा देंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे सामने मान लीजिए कार्बन नंबर क्या है? 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 और 3 का सिग्मा बॉन्ड घुमा दो। 2 और 3 के सिग्मा बॉन्ड कैसे घुमाएंगे? तो अकेला ब्रोमीन घूमेगा, तीनों घूमेंगे? तीनों। सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे बीआर,
यहां पर रहेगा हमारे सामने CH3, ये है Br, ये है CH3, ये है H। बताइए यहां पर कौन आ जाएगा? ब्रोमीन। यहां पर कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन। और यहां पर कौन चला जाएगा? CH3। अब आ गए। आप RS पता कर लेना, दोनों कंपाउंड सेम है। आप RS पता कर लेना, दोनों कंपाउंड क्या है? सेम है। ये हमारे सामने बन गया। दोनों Br अपोजिट साइड चले गए हैं। यस। अब यहां पर आप डीहेलोजिनेशन करवा सकते हैं। जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना दिखाऊंगा यहां पर जुगाड़ से। देखो आपको क्या हटाने हैं? हैलोजन। यहां से हैलोजन हटेगा, यहां से हैलोजन हटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पर लगे हुए हैं, जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पर लगे हुए हैं, वो डबल बॉन्ड के सेम साइड आएंगे। ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। डबल बॉन्ड पर लगे हुए जो ग्रुप हैं, सॉरी वर्टिकल लाइन पर जो लगे हुए ग्रुप हैं, वो डबल बॉन्ड के कहां आएंगे? सेम साइड। अल्फा यहां से एक्स हटेगा, यहां से भी एक्स हटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये देख यहां भी बनाया तूने, हटाया हटाया डबल बॉन्ड बनाया। तो यहां पर जैसे ही आप डबल बॉन्ड बनाओगे, ये देखो हटा दिया, यस डबल बॉन्ड बना दिया। ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब जो वर्टिकल लाइन पर लगे हुए ग्रुप हैं, दे मस्ट बी डबल बॉन्ड। तो ऊपर कौन लगा हुआ है? CH3 यहां पर आएगा। नीचे कौन लगा हुआ है? H। ये ट्रिक है भाई, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। सेम साइड आ गए। यस। आप बताओ इस पर कौन बच गया है? H। तो यही पोजीशन बची है। यहां पर कौन बच गया है? CH3। तो यही पोजीशन बची है। यानी कि जो एल्कीन आपके सामने बनकर आएगी वो ट्रांस बनेगी। कैसे बनेगी? ट्रांस। क्योंकि यहां पर सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, यही पूछता है हमसे। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि पहले घुमाकर अपोजिट साइड ले आना है वर्टिकल लाइन के। दूसरी बात, जब इनको हटाओ तो वर्टिकल लाइन के ऊपर जो लगे हुए ग्रुप हैं, दे मस्ट बी ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। दे मस्ट बी ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। चाहो तो इसको लिख लो कि ये डबल बॉन्ड के सेम साइड आएंगे। ट्रिक है ये। वरना तो इसको मेरे को या तो न्यूमैन में ले जाना पड़ेगा या सॉहॉर्स में ले जाना पड़ेगा, वो बात समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फीसर है। पता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये तो 180 पर है सर। ये 180 पर नहीं है, ये 0 डिग्री पर है, इसीलिए सेम साइड आए हैं। समझे कि नहीं समझे? ये लाइन कैसे जा रही है? जिन्होंने फीसर मेरे से नहीं पढ़ा है, अब वो कंफ्यूज होगा ही होगा, क्योंकि फीसर आपने कभी जिंदगी में ढंग से देखा ही नहीं है। जुगाड़ पे चलते रहते हो। याद करो, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं तो ये मॉलिक्यूल कैसे है? ऐसे है। ये कौन है? CH3। और ये कौन है? ये 180 पर है क्या? किस पर है? इसीलिए मैंने सीधा लिखा है। ट्रिक इसीलिए बोली गई है क्योंकि फीसर आपको रियलिटी नहीं बताता है, सुलटा देता है। फीसर 2D प्रोजेक्शन है। कैसा है? 2D। तो यहां पर E2 का स्टीरियो केमिस्ट्री भी खत्म होता है। मैं बताता हूं, नीट से पहले इस टाइप के क्वेश्चन पर खोपड़ा खराब मत करना। इस टाइप के क्वेश्चन पर खोपड़ा खराब नहीं करना। पहले 2-3 एग्जाम्पल किए हैं, मोर देन सफिशिएंट है। जेईई मेंस में आज तक क्वेश्चन आया है, केवल वेस्डेस से पूछा है। किससे पूछा है? वेस्डेस। क्योंकि स्टीरियो का आपके +2 लेवल पर इतना उपयोग नहीं है। भले ही आप 3 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी आप +2 पास ही। क्या है? +2 पास ही है। तो वो पेपर +2 के हिसाब से बनाता है, अल्फा के हिसाब से नहीं बताता। उसको नहीं पता एलएन में अल्फा भी चलता है, जिसमें बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, E1 मैकेनिज्म। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हुई हैं वो सब किससे हुई हैं? E2 से। पहले E2 का मैकेनिज्म पढ़ा, फिर E2 से होने वाली रिएक्शंस पढ़ी। अब हमारे सामने आएगा E1, और E1 में केवल और केवल हम एक ही पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। और खतरनाक है भाई ये। क्या है? खतरनाक है। हो सकता है आपने कई जगह इसका जुगाड़ से आंसर निकालने की कोशिश की हो। E1 में हो सकता है आपने एनसीईआरटी के कंट्रोवर्सी बातें कर रखी हो, बहुत जगह होता है। क्योंकि E1 में मेजर प्रोडक्ट में अच्छे अच्छे सुलट जाते हैं। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में अच्छे अच्छे को पागल कर देता है वो। तो वो मास्टर एक जुगाड़ देता है आपका, और वो जुगाड़ ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्वेश्चन में जिसकी बात कर रहा था वो डिस्कस करूंगा आपके सामने। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, एक सिंगल बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा उसको। औकात से बाहर का क्वेश्चन AIPMT में, और आप एक्सेप्ट करेंगे हाँ सर ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन पता नहीं होगा कैसे। लिख दिया E1, लिखिए इसकी फुल फॉर्म, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन टाइप रिएक्शन है। क्योंकि यूनिमोलिकुलरिटी किस में आती है? आप बताइए, यूनिमोलिकुलरिटी किस में आती है? 1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। ये हमारे सामने है यूनिमोलिक्यूलर। E का मतलब क्या है? एलिमिनेशन। बेसिकली हमें ये केवल अल्कोहल में ही पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड में बात नहीं करनी है।
क्योंकि एल्काइल हैलाइड के केस में वो SN1 से ही मेजर प्रोडक्ट देते रहते हैं। कभी भी एनसीईआरटी ने बात नहीं किया, हमें भी बात नहीं करनी है। देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे एलिमिनेशन करवाना है, या तो आप रट लो कि अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो एलिमिनेशन करना है, डिहाइड्रेशन करना है, या फिर आप बात को समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से सुनता रहने, ध्यान से, तबीयत से। ये हमारे सामने दिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप जानते हैं रिएक्शन कैसे करवाएगा, इस OH को बाहर निकलवाएगा प्रोटोनेट करके। अगर इस पर एसिड डाल दिया तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा लीविंग ग्रुप बनकर। क्या बनकर? लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप बनकर अगर ये बाहर निकला तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के काम बता दो मेरे को पहले, कितने काम है? 3 काम है। पहला काम रीअरेंजमेंट, कई बार करवाया। दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियो, बस न्यूक्लियोफाइल मत देना उसको। क्या मत देना? न्यूक्लियोफाइल। कोई ऐसा एसिड इस्तेमाल में मत लेना जिसका कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बन जाए, वरना एलिमिनेशन नहीं सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे अगर गलती से आपने HX का इस्तेमाल ले लिया तो ये पहले प्रोटोनेट करेगा, बाहर निकलेगा, केटायन बनेगा, X माइनस अटैक करेगा, अल्कोहल की रिएक्शन HX वाली आ जाएगी। क्लियर? तो अब जो एसिड लेने ना वो बहुत सोच समझ कर लेने हैं। कई बार एग्जामिनर ऐसे लिख देता है H+ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बहुत अच्छा एग्जामिनर है, H+ के अलावा कुछ दिया ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा बच्चा। क्लियर? या फिर ऐसे लिख देता है, लैंग्वेज देखना उसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि H2SO4। भाई लोगों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ज्यादा स्टेबल। एसिडिक नेचर किससे देखा जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और इस कॉन्जुगेट बेस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस चल रही, बढ़िया। ये न्यूक्लियोफाइल का बनना पसंद ही नहीं करता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ऐसे एसिड जिनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे? हाईली स्टेबल। आपको बोला था ना, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, लेस विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। तो अटैक करना पसंद नहीं करेगा। या फिर आपके सामने क्या लेकर आ जाएगा? H3PO4। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे मतलब इन दोनों की बात करा ऑर्गेनिक के अंदर। चलिए फिर कई बार वो लिख ही देता है कि लीजिए H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। देखो हर बार मैं हीट कर रहा हूं, यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ E2 जैसा मामला नहीं है, यहाँ E1 में एक ही बात होगी और हमेशा सही होगी वो। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, कई बार वो इस्तेमाल में ले जाता है KHSO4। आप जानते हैं K+ और HSO4-, ये अभी भी एक H+ और दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? या फिर वो कई बार यहां पर किसका इस्तेमाल करेगा? H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये सारे हैं जो हमारे सामने इस्तेमाल में लिए जाते हैं। और प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा? एल्कीन। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। ये मैकेनिज्म से समझेंगे। इसे क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइलिन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइलिन। ये हमारे सामने बनेगा। कैसे बना है वो तो पूरे मैकेनिज्म से मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले मैंने आपको बताया है कि हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि एलिमिनेशन करवा रहा है। हमसे केटायन बनवा देगा और हमें एसिड ऐसे देगा जिनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब हमें एलिमिनेशन करवाना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अभी रिएक्शन शुरू हुई है, बहुत ही शानदार हमारे सामने बातें रहेंगी। यहां पर हाई टेम्परेचर लिया जाता है और इस हाई टेम्परेचर से ही वो सारा खेल खेलेगा। ये अल्कोहल दिया हुआ, ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म पर आ रहे हैं। ये एल्कीन कैसे बनी? ये अल्कोहल दिया हुआ है, यस, इट्स ए 3 डिग्री अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री एलिमिनेशन करेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं अल्काइल हैलाइड की तरह है कि जैसे हमने पढ़ा था SN2 वर्सेस E2, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमिनेशन नहीं देगा, कंडीशन एलिमिनेशन की है। बताइए अगर आपने एसिड लिया है तो क्या दिया होगा? H+। स्ट्रॉन्ग एसिड H+ देगा, यस। बताइए H+ का काम क्या? ध्यान से सुनते रहो, तुम छापते हो ना तब सुलटते हो बाद में। बताइए ये क्या बोल देगा इसको कि गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2+। और दुनिया जानती है OH2+ इज ए लिविंग ग्रुप, खटैक से निकलता है, बस प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाता है, बस प्राइमरी कार्बोकेटायन नहीं बनाता है। 3 डिग्री बन रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा और यहां से निकलेगा। अगर इसने अपना बॉन्ड तोड़ा और ये यहां से निकल गया तो भाई लोगों बताइए क्या बनकर आ जाएगा हमारे सामने? कार्बोकेटायन। क्या बनकर आ जाएगा? कार्बोकेटायन। ये हमारे सामने, और बाहर कौन निकल जाएगा? वाटर। आप बताइए क्या बना दिया है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का पहला काम पूछो इससे करेगा क्या?
दूसरा काम, कौन है न्यूक्लियोफाइल? कोई नहीं सर। वाटर, वाटर को तो H2SO4 कर देगा, खत्म कर देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो सर न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो बताओ तीसरा काम, एलिमिनेशन। आप बताइए, एक बात ध्यान से सुन ले, अपने दिमाग में उतार ले। आज तक एलिमिनेशन पर 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों क्वेश्चन AIPMT ने पूछे और दोनों क्वेश्चन शानदार है। दोनों क्वेश्चन शानदार है। जिस बच्चे ने रटा है ना एलिमिनेशन को कि एल्कोहल का H2SO4 से एल्कीन बनाना है, उससे क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। तुम क्या करते हो? अल्कोहल और रिएक्शन को याद करते हो। ऐसा नहीं होती है ऑर्गेनिक कभी भी। बहुत सारे लोग अभी बोलने लगे मैकेनिज्म याद कर ले। अबे मैकेनिज्म याद नहीं होता है बच्चे को, खुद को भी याद नहीं होता है। अब आधे लोगों से पूछोगे कि सर एक बार वो पढ़ा दो, ऐसा नहीं यार, नहीं याद आएगा। मास्टर भी पढ़ के आता पढ़ाने से पहले, ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं। तो मैकेनिज्म को याद करने की कोई, स्टेप बाय स्टेप चलो। इंटरमीडिएट को पहचानो, रिएजेंट को पहचानो, फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। अब मैंने बोला था ना डे 1 पर ही केटाइन के काम रिएक्शन मैकेनिज्म में। पहला काम रीअरेंजमेंट नहीं कर रहा, दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। अगर इसको सोचते हो तो रिएक्शन वापस चली जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तीसरा काम एलिमिनेशन। आज एलिमिनेशन का दिन आ चुका है। तो सर ये एलिमिनेशन छापो।
ये नहीं करेगा यार। हेलो, आवाज आई क्या? आई क्या आवाज? हेलो, चलिए आराम से, सिस्टम ही ऐसा है। ये फिर करेगा, वो ठीक नहीं हुआ है। ये हर दिन की नौटंकी इस माइक की। लॉजिक किस सर, आप तेज बोलते, पहली बार पढ़ा रहा हूं क्या मैं? 7 साल हो गए मेरे को, कितने हो गए हैं? 18 जून को मेरे को 8 साल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? सत्यार्थ के बड़े बड़े जो बड़े वाला रूम है उसमें पड़ा है, 450 की स्ट्रेंथ में। तो धनाधन एनर्जी के साथ क्लास चलती है, वरना राक्षस निकल लेंगे। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, कार्बोकेटाइन तक पहुंच गए हैं, यस। अब बेस हमारे पास है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है नहीं, तो एलिमिनेशन कैसे करना है? देखो यहां से देखो, ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। E1 भी किसका एग्जाम्पल है? बीटा। यहां से देखे तो ये अल्फा है, ये हाइड्रोजन कौन, कार्बन कौन सा होगा? बीटा। ये तीनों सेम है कि नहीं है? यस। देखो यहां से आपको, यहां से हटा दिया, क्या है आपने? लिविंग ग्रुप हटाया कि नहीं हटाया? तो अल्फा से हटा है लिविंग ग्रुप। अभी बाजू वाले जो बीटा कार्बन है, यहां से कौन हटाना है? हाइड्रोजन। और क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। तो इस कार्बोकेटाइन के बाजू में जो sp3 कार्बन है, ध्यान रहे sp3 से हटाना है। sp3 कार्बन है, अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं तो सबसे हटा के एल्किन बनानी है। सबसे हटाकर क्या बनानी है? एल्किन। यहां से हटा, यहां से हटा, यहां से हटा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों ही केस में एल्किन क्या बनकर आएगी भाई लोगों? सेम। तो यहां से देखो, ये हमने H को हटा दिया है, डबल बॉन्ड बना दिया है। यानी कि यहां से हाइड्रोजन हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो, तो हमारे सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्किन की। ये एल्किन हमारे सामने बनकर आ गई है। साथ में यहां से कौन हटा है? H प्लस। देखो इनिशियली H प्लस लिया था, यस। फाइनली H प्लस लौटा दिया है, यस। इट मीन इट इज जस्ट ए एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इट इज जस्ट ए एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है? सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है? अगर मल्टी स्टेप है तो इसका आरडीएस पहचानना पड़ेगा। बिल्कुल। बताइए, देखो ये नहीं हो सकता आरडीएस, क्योंकि ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट है। प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन नॉर्मली क्या होता है? फास्ट। ये तो फास्ट है। इधर अगर अपन बात करना चाहें, ये डीप्रोटोनेशन H प्लस काटना, ये भी कैसा है? फास्ट। तो यानी कि ये वाला हमारे सामने कैसा रहेगा? स्लो। यानी कि आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आरडीएस में क्या बना है? कार्बोकेटाइन। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना जल्दी बनेगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना जल्दी बनेगा, क्योंकि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ टीएस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ टीएस, लेस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्ट विल बी द रिएक्शन। तो कई बार हमसे पूछता है, ध्यान से सुन ले, कई बार हमसे पूछता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर सुबह वालों ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी, इसलिए एनसीईआरटी साथ आपके रखनी चाहिए आपको। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ध्यान से सुनो। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब है कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कुछ लोगों ने गलती से यह बोल दिया है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। मूर्ख है वो लोग। स्टेबिलिटी से आरडीएस कहां लिखते हो? एल्कीन कहां बनी है? फास्ट स्टेप में बनी है, एल्कीन किससे क्या लेना देना है भाई? तो अगर आपसे पूछे ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, अपने एनसीईआरटी निकाल के देखना, एनसीईआरटी ने ऑर्डर यही लिखा है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में। सबसे आगे कौन लिखा हुआ है? 3 डिग्री अल्कोहल। फिर कौन लिखा हुआ है? 2 डिग्री अल्कोहल। और फिर कौन लिखा हुआ है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, क्योंकि इसमें कैसा बनेगा? 3 डिग्री, इसमें कैसा बनेगा? 2 डिग्री। क्या सर आप 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बढ़ा देंगे? बात करेंगे टाइम आने पर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये बातें आपको समझ में आई कि ease of dehydration is directly proportional to stability of carbocation? एक आपके पास 3 डिग्री पूछे कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा? 3 डिग्री। उसमें टेम्परेचर भी क्या चाहिए होता है हमें? कम। 2 डिग्री में टेम्परेचर ज्यादा, और 1 डिग्री में तो और भी ज्यादा, लगभग 180 डिग्री के आसपास हमें चाहिए होता है। तो यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहा?
अब खुश हो गया। ये रिएक्शन पूरी रिवर्सिबल होती है। अगर एल्कीन पर आपने H+ की प्रेजेंस में वाटर डाल दिया है तो क्या बनता है? एल्कोहल। और एल्कोहल पर अगर एसिड डाल दिया है तो डिहाइड्रेट हो जाता है, क्या बनता है? एल्कीन। आगे बात समझ में? अगर तूने इसका अटैक करवा भी दिया तो रिएक्शन जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। दूसरी बात, एसिडिक मीडियम में वाटर को तुरंत प्रोटोनेट करके H3O+ में कन्वर्ट किया जाता है, और H3O+ इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। ये लोन पेयर नहीं शेयर कर सकता। तो लिखिए की पॉइंट्स। आप बताइए क्या इस रिएक्शन में HX इस्तेमाल में लिया जा सकता था? दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि HX का X- न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन देता है, एलिमिनेशन नहीं देता। HX कभी एलिमिनेशन नहीं देता है। लिखिए पहला पॉइंट, दिस इज कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है भाई। दिस इज कंप्लीटली reaction. This is completely reversible reaction and carried out at high temperature. 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 Hence, more stable alkene. Hence, more stable alkene will be the major product. Hence, more stable alkene will be the major product. ब्रैकेट में लिख सकता है always, there is no exception, always। बहुत खतरनाक पॉइंट है भाई। पास एक से ज्यादा एल्कीन बनकर आ रही हैं तो हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर बनेगा। E2 में तो बहुत सारे फैक्टर थे, लिविंग ग्रुप कौन है, बेस कौन है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो एल्कीन होगी वही क्या बनकर आएगा? मेजर प्रोडक्ट। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वही क्या बनकर आएगा? मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, HX can't be used in this reaction. HX can't be used in this reaction. HX कभी एलिमिनेशन नहीं करेगा, दिमाग में उतार लेना इस बात को। HX can't be used in this reaction because X- is a potential nucleophile. Because X- is a potential nucleophile. Because X- is a potential nucleophile. जो आपका X- होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल रहता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, primary alcohols are the most difficult. Primary alcohols are the most difficult. Primary alcohols are the most difficult to dehydrate. प्राइमरी का डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल होता है, लिखा भी होता है, सबसे पीछे है, ऑर्डर में सबसे पीछे है कि नहीं? प्राइमरी एल्कोहल्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट and generally require high temperature ब्रैकेट में लिख सकते हो नियर अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। प्राइमरी अल्कोहल के केस में आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, इसीलिए याद करो ईथर का प्रिपरेशन हमने प्राइमरी से किया था, क्योंकि प्राइमरी में डिहाइड्रेशन नहीं होता है, सेकेंडरी टर्सरी इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी अल्कोहल्स undergoes acid catalyzed dehydration. Secondary alcohols goes acid catalyzed dehydration. Secondary alcohols undergoes acid catalyzed dehydration at somewhat lower temperature. Acid catalyzed dehydration. Dehydration तो क्या? Removal of water. Secondary alcohols undergoes acid catalyzed dehydration at somewhat lower temperature. ब्रैकेट में लिख सकते हो approximate 140 डिग्री सेल्सियस। ये 140 पर कर देते हैं भाई, क्लियर? एट समवॉट लोअर टेम्परेचर, यानी कि प्राइमरी के कंपैरिजन में यहां टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए हमें। ब्रैकेट में 140 लोअर यानी 180 के डिग्री में तो राक्षस। नेक्स्ट, acid catalyzed dehydration of tertiary alcohols.
acid catalyzed dehydration of tertiary alcohols. Acid catalyzed dehydration of tertiary alcohols. Acid catalyzed dehydration of tertiary alcohols often requires temperature only slightly above the room temperature. Only slightly above the room temperature. 3 डिग्री में बोलता है बस रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा था कि 3 डिग्री 2 डिग्री का इस्तेमाल ईथर प्रिपरेशन में नहीं कर सकते। विलियमसन ईथर प्रिपरेशन से पहले जो पढ़ाया था, जिसमें लिमिटेशन एक और थी, सिमेट्रिकल ईथर ही बनते थे उससे। क्या ये आपको समझ में आया? चलिए अब इसमें मुद्दे की बात क्या है। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेजर प्रोडक्ट अगर आपको डिसाइड करना है, मेजर प्रोडक्ट अगर आपको डिसाइड करना है तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। मोस्ट स्टेबल एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। और बेटा उसकी झलक मैं तेरे को एक तरीके से दिखाऊंगा, सुलटा के चला जाएगा। ये लाइन तूने पहले भी सुना है, लेकिन इस लाइन का मतलब तूने जिंदगी में कभी नहीं जाना है। ये देखिए, मान लीजिए अगर हमारे सामने ये अल्कोहल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे सामने ये अल्कोहल दिया हुआ है, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इस रिएक्शन को करवाई गई है। पहली बात, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, किसके कंट्रोल में रहेगी? थर्मोडायनेमिक्स। ऊपर से टेम्परेचर भी आई दिया हुआ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की टेंशन मत लेना जिंदगी में। ये हमारे सामने दिया हुआ है, आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। जल्दी से बताओ, चलाओ अपना दिमाग, जल्दी से चलाओ अपना दिमाग, जल्दी से चलाएंगे अपना दिमाग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। हाई टेम्परेचर पर करवाई जाने वाली रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पर करवाई जाने वाली रिएक्शन है। हमेशा मोर स्टेबल एल्कीन ही इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो स्टेबल एल्कीन ही बनानी है आपको। कौन सा आएगा? 4। मैं बता दूं इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो रहने वाला है, इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट हमारे सामने रहेगा वो कुछ ये रहेगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि यही क्या है? मोर स्टेबल है। जो तूने एल्कीन बनाई है, जरा इससे कंपैरिजन करना, इसका ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है? सुलट जाओगे बेटा हवा में उड़ोगे तो। मैं क्या कह रहा हूं? सुलट जाओगे हवा में उड़ोगे तो। वो जो लाइन लिखी है ना, वो इतनी हल्की नहीं है कि रात चलते को भी समझ में आ जाए। वो लाइन लिखना और उस लाइन को समझना, गुर्दे छिल जाएंगे इस प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे। नीचे वाला क्वेश्चन AIPMT, जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल को रट लेते हैं ना कि एलिमिनेशन होगा डिहाइड्रेशन में, अल्कोहल में एलिमिनेशन होता है, वो मूर्ख है, दिमाग से पैदल है। क्वेश्चन देख, बहुत शानदार क्वेश्चन कि मैं तेरे को समझ में नहीं आने दूंगा एलिमिनेशन करवाना है क्या। बताइए, सबसे पहले H+ हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या देगा? H+। आप बताइए H+ इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड, और कोई दे नहीं सकता। पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है। रुक जा भाई, इधर आ जाने दे, इधर आ जा। क्वेश्चन है, हलवा थोड़ा ही है जो बना दोगे। लाइन बोला इतनी खतरनाक है, अब समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देख, ये करेगा इसके ऊपर अटैक। यस, अगर इसने अटैक किया, ध्यान से सुन ले मेरी बात को, ध्यान से सुन ले तबियत से, क्या बन जाएगा आपके सामने? कार्बोकेटाइन। मेरे हिसाब से आपको ये H यहां जोड़ना चाहिए और यहां पर क्या बनाना चाहिए? कार्बोकेटाइन। क्लियर? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बताओ, कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो इससे करेगा क्या? करेगा, बिल्कुल। यहां से H इधर चला जाएगा। क्यों करेगा ऐसा ये काम? क्योंकि अल्फा H में इजाफा हो रहा है। ये कार्बोकेटाइन हमारे सामने बनेगा, बनेगा। बताइए, कार्बोकेटाइन का दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। हु इज द न्यूक्लियोफाइल? कोई नहीं है। तो तीसरा काम, एलिमिनेशन।
रटने नहीं दूंगा तेरे को अगर मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो। अब एलिमिनेशन करके इसके पास एक से ज्यादा एल्कीन बनाने के ऑप्शन है क्या? यस। यहां से हटा, यहां से हटा, एक ही बात है। यहां से एच हटाएगा, यहां से मत हटाना, सेम एल्कीन बनेगी। यहां से हटा सकता है। क्लियर? देखो एक एल्कीन हमारे सामने, अगर आपने यहां से एच हटाया तो ये एक एल्कीन ये बनेगी क्या? यस, ये हमारे सामने एल्कीन बन सकती है। यहां से अगर आपने एच हटाया, कार्बोकेटाइन के बाजू वाले sp3 कार्बन से एच हटाना है, एक एल्कीन हमारे सामने ये बनेगी। कैन यू टेल मी विच विल बी मोर स्टेबल? 3 और 3, यहां पर 6 और 3 नो अल्फा एच, यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन है, क्या यही मोर स्टेबल है? यस। और यही क्या होगा? मेजर। ये कैसा प्रोडक्ट रहेगा? माइनर। ये बनेगा। एक बार देख अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गौर से देख, एक बार अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गौर से देख, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर, गौर से देख। केवल आपको पाई बॉन्ड इधर से उधर होता दिखेगा। तो जब बने वे दूसरे के आइसोमर होते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है आइसोमराइजेशन। क्या होता है? आइसोमराइजेशन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो जिन लोगों को इसमें डाउट आ रहा है ना, वो पहले डिहाइड्रेशन करवाएं, यहां एल्कीन बनेगी, फिर एल्कीन पर वापस H प्लस जुड़ेगा, केटाइन बनेगा, और फिर ये हल्का क्वेश्चन नहीं है ये कि कोई भी राह चलता है, सबको पता है। E1 में मेजर प्रोडक्ट क्या बनती है? मोर स्टेबल एल्कीन। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल है उसी पे टिक मारना, सबसे ज्यादा स्टेबल है उसी पर टिक मारना, क्योंकि एंड प्रोडक्ट वही होगा। अगर तुमने गलती से यहां पर डबल बॉन्ड बना भी दिया तो उस वापिस H प्लस जुड़ेगा, फिर केटाइन बनाएगा, फिर मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। आखिरी प्रोडक्ट मोर स्टेबल एल्कीन ही होगी। तो जिन्होंने ये बना दी थी एल्कीन, वो यहां से एक स्टेप और आगे चलेगा रिएक्शन। क्लियर? छापिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सुलटा के चला जाएगा। ये निचले वाला क्वेश्चन AIPMT का है, हवा भी नहीं लगने दी, बच्चे को पता भी नहीं चला कि डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है ये। क्या करना है, मतलब एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला बच्चे को, क्योंकि उसको लगा एलिमिनेशन तो बस अल्कोहल में होता है। पहले लिख देते हैं अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड बाय E1 मैकेनिज्म। हमें क्या मतलब है? हमें पता है एलिमिनेशन कब करवाना है, कब नहीं करवाना है। ऐसे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी भाई। लीजिए, H प्लस और हीट यहां पर डाला गया है। सुलटाइए, क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, दिमाग आप लोगों के पास है ही, चलाइए और कर दीजिए खानदान को जलील। कुछ तो पैदा ही जलील करने के लिए हुए हैं। तुम्हारे पूर्वज ऊपर से मुझे गाली दे रहे होंगे कि ये तो जलील करता है, तू हमें क्यों याद दिलाता है हर दिन। आंसर याद कर रखे हैं लोगों ने, मत करना, सुलट जाओगे पेपर में। क्वेश्चन को क्वेश्चन की नजर से देखना, कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ो, याद करोगे सुलट जाओगे। क्योंकि तुम जब याद करके जाते हो ना ऑर्गेनिक में, नेगेटिव ही होते हैं। वो कुछ पूछता है, तुम कुछ बताते हो, फिर आंसर की मैच करते हो तो नेगेटिव समझ में आता है। वो बताना है जो उसने पूछा है। हटा दो इसको। क्या शानदार क्वेश्चन है। जितनी तारीफ की जाए एनसीईआरटी वाले की उतनी कम है भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साफ बता के चीजें लिखी हुई एनसीईआरटी में कि तेरी औकात है तो पहचान ले। एक ही चीज को दो अलग चीजों से लिख रहा हूं, कभी ये करता हूं कभी ये कर, बोल देते हैं गलत लिखा है एनसीईआरटी ने। गलत नहीं लिखा है, औकात से बाहर है। तुम्हें लगता है कि तुमसे कम आती है उसको ऑर्गेनिक, एक बार देख ले आगे कौन कौन है प्रोफेसर लिखने वाले। सुलटा दिया है क्या? बताइए। बिल्कुल याद नहीं करना है कि ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, क्योंकि तुम्हें याद नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। बताइए OH है H प्लस क्या बोलेगा इसको? गिव मी और लोन पेयर। अगर इसने इसको बोल दिया कि गिव मी और लोन पेयर, तो आप बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? OH2 प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? OH2 प्लस का पहला काम, OH2 प्लस का पहला काम होता है बॉन्ड तोड़ के निकलेगा।
ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाने से डरता है, वो तो हम कहीं नहीं बनाते हैं। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकल गया भाई लोगों, तो बताइए ये कार्बोकेटाइन बनेगा? बनेगा। पूछो कार्बोकेटाइन का पहला काम। मैं अब की पॉइंट में नहीं लिखवाऊंगा। इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बोकेटाइन में अंडरगो रीअरेंजमेंट। डे 1 बता दिया था केटाइन की काम। क्लियर? रीअरेंज करेगा? यस। तो बताइए रीअरेंज करके कहां पहुंचेगा? नए कार्बोकेटाइन में जाएगा? यस सर। यहां पहुंच गया। क्यों गया ऐसा? क्योंकि इसने अल्फा एच बढ़ा लिया सर। ठीक है, आगे पूछो। और रीअरेंज करना चाहता है? नहीं सर। तो फिर बताइए दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। H प्लस दिया है, न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। नहीं है तो एलिमिनेशन करवाओ। नहीं है तो क्या करवाओ? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में आपके पास चॉइस होगी। यहां पर, यहां से भी आप हटा सकते हो और यहां से भी आप हटा सकते हो, है कि नहीं है? यहां से हटाओगे, यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। सारी बना के देखा करो। कई बार हमसे पूछ लेता है पॉसिबल एल्किन कौन कौन सी है, फिर सुलटने लगते हैं। तो एक एल्किन तो आप ये बना सकते हो, दूसरी एल्किन जो आपके सामने बनेगी वो ये बना सकते हो। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? यहां कोई E2 की तरह नहीं है, यहां एक ही तरीका है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही मेजर है, खत्म। तो यहां पर ये हमारे सामने कैसी एल्किन रहेगी? मेजर। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं। सर मेजर कैसे देख रहे हो? स्टेबिलिटी से। सर स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हो? अल्फा एच से। सब याद दिलाना पड़ेगा गजनी स्टाइल लोगों को। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या ख्यालात हैं आपके? ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं? बताइए, क्या यहां पर प्रोटोनेशन होगा? होगा। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो क्या ये OH2 प्लस में कन्वर्ट होगा? होगा। अगर ये OH2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हुआ तो क्या ये लिविंग ग्रुप बन चुका है? यस। क्या बॉन्ड तोड़कर निकलेगा? जी हाँ। अगर बॉन्ड तोड़कर निकलेगा तो क्या बनेगा भाई लोगों? कार्बोकेटाइन। मैं समझ नहीं पाया, कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो जरा, इससे करेगा क्या? रीअरेंज करेगा क्या? कितनी बार करेगा? 2 बार। अबे ओ दिमाग से पैदल लोगों, रिंग एक्सपांशन रीअरेंजमेंट ही होता है। पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठे हो। एक बार रिंग एक्सपांशन मिथाइल शिफ्ट करेगा और सीधा क्या बनकर आएगा? ये। कितने भी आप सब बोलो, मैंने बोला था एक बार पढ़ाता हूं फिर दोबारा नहीं बोलता हूं। यहां तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। जो यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, पढ़े रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हमारे सामने बन गया है। आप बताओ कहां कहां से H हटा सकते हैं? कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट sp3 से हटा लें, यस। और कहां से हटा लें? यहां से हटा लें, यस। और यहां से हटा लें, यस। ये एल्किन बनेंगे सर। तो एक एल्किन तो कुछ हमारे सामने ऐसी बनकर आएगी भाई लोगों, ये बनेगी। दूसरी एल्किन हमारे सामने कुछ ऐसी बनकर आएगी भाई लोगों, ये बनेगी। तीसरी एल्किन कुछ ऐसी बनकर आएगी भाई लोगों, ये बनेगी। कब बनेगी? जब आप यहां से H हटाओगे, ये बनेगी। यहां से H हटाओगे, ये बनेगी। यहां से H हटाओगे, ये बनेगी। ये एल्किन बन गई है। कई बार ये पूछ लेता है विच एल्किन इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो हमें पता होना चाहिए ना कौन कौन सी बन सकती हैं। अब इन तीनों में से मेजर कौन सी होगी? प्लीज बताइए, मेजर कौन सी होगी? ये होगी राक्षस। नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं भाई लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं? कैसा अल्कोहल है आपका? 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। रिएक्शन को जरा आगे बढ़ा दीजिए प्लीज। सुलटा दिया है क्या? बना दिया है क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन? नहीं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इस बार तो न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है आपके पास। लगाओ लगाओ, दिमाग चलाओ, चलेगा। बुढ़ापे में चलता अच्छे लोगों का। यस, ये बिल्कुल सही बोला है। देखिए, क्या यहां पर प्रोटोनेशन होगा? होगा। वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसने इसको बोल दिया है कि गिव मी योर लोन पेयर, गिव मी योर लोन पेयर। भाई लोगों ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ये हमारे सामने OH2 प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ, कन्वर्ट हो चुका है। लिविंग ग्रुप बन चुका है। जी हाँ, लिविंग ग्रुप बन चुका है। हटेगा? हटेगा। लेकिन हटा दिया तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो सर फिर क्या करें? तो न्यूक्लियोफाइल को लाओ। दो ही तरीका होता है बिना केटाइन बनाए हुए लिविंग ग्रुप को हटाना, यानी कि SN2 करवाना। भाई अब तो तू E1 पढ़ रहा है, तेरे को टॉपिक लिखा हुआ E1, पेपर में थोड़ी पता चलेगा कि E1 करवाना है मेरे को।
वो तो केटाइन बनने के बाद आगे की पता लगेगा कि क्या करना है। अब सर मैं कैसे हटाऊं, न्यूक्लियोफाइल है नहीं, लिविंग ग्रुप हटना है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना नहीं सकता, आपने बोला था नहीं बना सकते प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्या करें, क्या करें, साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग, क्या करें, साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग, क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास नहीं है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन हम बना नहीं सकते। तो मान लीजिए यहां से इसका निकलना और बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन का माइग्रेट, और जब मैंने बोला था लिविंग ग्रुप भी हट रहा हो, माइग्रेशन भी हो रहा हो एक साथ, वो स्लो स्टेप मिलेगा, नॉर्मल से भी क्या हो जाएगा, स्लो। इसीलिए प्राइमरी का डिहाइड्रेशन सेकेंडरी से कम होता है, हालांकि हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाते भी नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग जब भी होगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल याद कर, स्लो कर देता है रिएक्शन को, यस। तो नॉर्मल केटाइन की फॉर्मेशन से ये वाला स्लो बनेगा, तो हमारे सामने सीधा कैसा कार्बोकेटाइन बनकर आएगा, सीधा हमारे सामने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनकर आएगा। भाई लोगों ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बातों को ध्यान से। एक बच्चे ने क्या किया कि गलती से उसने प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना दिया। देखिए कई बार आपकी गलती आपको नुकसान नहीं देती है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना दिया, अगर इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होता ना तो आज रायता फैल जाता। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां लगा होता SN2 से, है कि नहीं है, और उसका न्यूक्लियोफाइल अगर केटाइन बना दिया तो रीअरेंज करके यहां लगा होता, लेकिन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, बच गया वो, देखना भी देखना। कार्बोकेटाइन बना दिया उसने, जी हाँ, अगर कार्बोकेटाइन बना दिया तो बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, रीअरेंज करके वही पहुंच जाता क्या, यस। ये देखो ये कार्बोकेटाइन हमने बिल्कुल सही ऑथेंटिक पाथ फॉलो किया है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमने ये बनाया, उसने गलती से प्राइमरी बनाया और फिर रीअरेंज कर दिया, दोनों सेम पहुंच गए कि पहुंच गए। इसका मतलब यहां प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाने से भी आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहां से आपके सामने एलिमिनेशन होगा, बताइए यहां से H हट सकता है, वहां से H हट सकता है, तो यहां से H हटाओगे तो एक एल्किन तो भाई लोगों आपके सामने ये बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, और यहां से H हटाओगे तो एक एल्किन आपके सामने ये वाली बनेगी। आप बताइए इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, उसमें भी एक बनेगी सिस और एक बनेगी ट्रांस, तो ज्यादा कौन सी बनेगी, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस सिस से भी ज्यादा स्टेबल होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? ध्यान से सुन लो, इसका मतलब डिहाइड्रेशन में आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप साइमल्टेनियसली शिफ्टिंग करवा के जो केटाइन बना रहे हैं वो कुछ देर बाद रीअरेंजमेंट के, अगर गलती से मान लीजिए यही रिएक्शन HX के साथ हो रही होती, किसके साथ, HX के साथ, मान लीजिए रिएक्शन X माइनस के साथ में होती, तो X माइनस करता यहां अटैक, बॉन्ड टूटता खटैक SN2 से, और जिसने केटाइन बना दिया उसका X कहां लगता है, यहां, और हमारा X कहां लगता है, यहां। समझ आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना है इस बात का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में चोरी से चुपके से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना के निकल जाओ, इस बात को सामाजिक मत करो कि हमने प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाया है। आप आसानी से बना सकते हैं डिहाइड्रेशन में, बस आपके पास न्यूक्लियोफाइल नहीं होना चाहिए। तो आज अपन